अरे अरे, मैं तो सौतेला हूँ ना बड़े अब्बा, मुझे क्यों फोन किया आपने? पोते की मेहंदी की रस्म अदा करी है, सुबह इसकी बारात लेकर जाइएगा। आपने बेकार में ही याद कर लिया कि आपका तीसरे नंबर पर भी कोई पोता आता है। जाइए 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 जाइए, आप जाकर अपने पोते की शादी की तैयारियां कीजिए। और मेरा क्या है, मैं तो यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ ना। 8 दिन से अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी, बस आपके हुक्म पर सर झुकाए हुए हूँ। नाराजगी, गुस्सा, शिकवा सब कुछ लिए वो इनके सामने बैठा था। भारत मेरे बच्चे, हम थोड़ी ना जानते थे कि अचानक से वो मुजावर की शादी के लिए मान जाएगा। तुम्हें तो पता है ना वो कितनी मुश्किल से माना है। डर ही लगा रहता है कि कहीं वो फिर से शादी से इनकार ना कर दे। बस इसीलिए हमने सोचा कि ये काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है। वो लैपटॉप के सामने बैठे इसकी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। अरे जाइए जाइए, मेरा मुंह ना खुलवाइए आप। आपके तो बस में ही कुछ नहीं था ना। ये इनकार कर देगा। शक्ल है इसकी इनकार करने वाली, 2 टके 2 मुक्के आपके इसके पोते के मुंह पर मार के इसकी शिकल बिगाड़ का दूल्हा बना देता। ये जो आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है ना, इसकी सजा मिल रही है आपको। दूल्हा आपका मुंह लटका कर बैठा है, ये खुश नहीं है क्या शादी से? इसने साथ बैठे मुजावर पर तीर छोड़ा था। बड़े अब्बा परेशान ना हो, मैं इसे सीधा करता हूँ। वो इससे कहता लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल गया था। रस्म होते ही सब लेडीज लोग सादिया के घर मेहंदी लेकर जा चुके थे, जबकि बड़े अब्बा, जीनत और मुजावर घर पर ही मौजूद थे। वो लैपटॉप लेकर सीधा अपने कमरे में आया था। कुत्ते परसों बारात है, वो गुस्से से घूरते हुए सामने बेड पर लैपटॉप रखता इसके सामने बैठा था। तो ये इनवाइट करने का कौन सा तरीका है कुत्ते? भारत ने बिल्कुल इसी के अंदाज में जवाब दिया था। इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, तुझे आर्डर दे रहा हूँ। सुबह तू यहाँ पर होना चाहिए। बड़े अब्बा से पूछ ले, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बड़े अब्बा से पूछ ले, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसने अपने हाथ में टिकट लहराते हुए इसे बताया तो मुजावर का बेबाक कहकर कमरे में गूंजा था। पूरा बेगैरत है तू, टाइम से आ जाना, ये ना हो कि मैं बकरा बन जाऊं। मुजावर ने इसके सामने हाथ जोड़े थे। ओ भाई, इसे बकरा नहीं दूल्हा कहते हैं। चल तू फिक्र न कर, आ जाऊंगा इस गधे की घोड़ी चराने से पहले। अब ये लैपटॉप उठा मेरी बीवी के हवाले कर और गोरे बेचकर सो जा। वो इसे बेफिक्र करते हुए बोला था, जबकि मुजावर ने फौरन के हुक्म पर लैपटॉप उठाकर सीधे सामने वाले कमरे का दरवाजा खटखटाया था। भाभी ये लीजिए, आपके मियाँ आपसे बात करना चाहते हैं। वो लैपटॉप इसके हवाले करता खुद उल्टे कदम लौट गया था, जबकि स्क्रीन पर भारत को देखती वो दरवाजा बंद करती इसके सामने आ बैठी थी। मुझे याद कर रही थी ना, मेहंदी पर क्यों नहीं गई तुम? वो पीछे को टेक लगाता इसे सवाल करने लगा था। वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था और आज पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा ना, तो अब मुझे नींद आ रही थी, इसलिए नहीं गई। वो फौरन ही झूठ बोल गई थी। सच तो यह था कि आमना बेगम ने इसे इतने बुरे तरीके से झटका था कि वो जा ही नहीं पाई थी। इनका कहना था इस गंदगी के ढेर को अपने साथ लेकर जाने के हक में नहीं है वो। लोगों को क्या जवाब देंगी कि ये तो वाइफ कौन है? और फिर न जाने वहाँ कितने ही ऐसे लोग होंगे जो इसका मुजरा देखने का शर्फ हासिल कर चुके होंगे। इनकी बातें इतनी तौहीन अमेज़ थी कि वो कमरे में घुस गई थी और तब तक बाहर न निकली थी जब तक वो लोग चले न गए थे। अच्छा तो फिर अब तक तुम जाग क्यों रही हो? सो जाती ना, तबीयत ठीक है ना? तुम्हारी दर्द तो नहीं हो रहा? कमीज हटाओ, जख्म दिखाओ ज़रा। वो अचानक से बोला तो जीनत के गाल दहकने लगे थे। इसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया था। अरे यार, एक तो तुम्हारा शर्माना खत्म नहीं होता। हटाओ कमीज, तुम्हारा जख्म देखूंगा। अब ठीक है ना? देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कितने दूर बैठे हैं फिर भी आपको सुकून नहीं। बहाना ढूंढ ही लेते हैं मुझे सताने का। वो नाराजगी से बोली तो वारद का बेबाक कहका गूंजा था। मेरी जान, 1 हफ्ते से दूर हूँ तुमसे। मोबाइल की स्क्रीन पर शराफत दिखाते दिखाते भी थक चुका हूँ और यकीन करो इस वक्त सिर्फ तुम्हारा जख्म देखने की ख्वाहिश है, ताकि यकीन कर सको कि तुम ठीक हो। इसके लहजे में मोहब्बत और सच्चाई थी। सीनत ने आहिस्ता से अपनी कमीज ऊपर को उठाई थी। डॉक्टर आई थी आज। वो गौर से इसके जख्म को देखकर दूसरा सवाल करने लगा था। जी डॉक्टर तो रोज आती है। आज काका कह रही थी कि अगर मैं डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो मुझे दवाई लगा दिया करेगी। बहुत प्यारी है वो। कहती है मेरे भाई नहीं है यहाँ तो मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। इसकी बातों पर वो मुस्कुराई थी। नायरा और काका की बातें तो वो करती ही बहुत थी। नायरा और काका ने इसे बहुत अच्छे से अपने रंग में रंग लिया था। हाँ, प्यारी तो वो दोनों ही बहुत है और फिर कल तो मेरी काका दुल्हन भी बनेगी। वो इसे देखते हुए अफसरदा से लहजे में बोला। इसे काका से बेतहाशा मोहब्बत थी। इस बात का अंदाजा वो यहाँ आने से पहले ही लगा चुकी थी। सुबह जब इसको ये पता चला कि परसों इसका निकाह होने वाला है, वो बहुत ज्यादा रोई थी। कहती है एक तो दूल्हे का नाम भी नहीं पता रहे और मेरे काका के बगैर मेरा निकाह तय कर दिया। जीनत को अचानक से एक और बात याद आ गई थी। हाँ, ये तो ज्यादती हुई इसके साथ। कैसे मेरे बगैर इसका निकाह तय कर दिया? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही होने दूंगा मैं इसका निकाह। मेरी बहन की जिंदगी के इतने बड़े दिन का फैसला मैं खुद करूंगा। मतलब अब ये निकाह नहीं होने देंगे। वो परेशानी से बोली थी। बेशक वो भारत के ना आने पर परेशान थी, लेकिन दुल्हन बनने की खुशी भी बहुत थी इसे। आज एक बहुत बड़ा ड्रेस डिजाइनर भी इसके घर पर आया हुआ था। काका के निकाह का जोड़ा लिए वो 15 जोड़े लेकर आया था, जिसमें से काका ने खुद अपने लिए ये व्हाइट कलर का शरारा पसंद किया था। नहीं, निकाह तो होगा, जरूर होगा। निकाह नहीं रुकूंगा। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, कल बात करते हैं लाइफ। अभी तुम आराम करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे बहुत सारा याद करना। ऐसा करो ख्वाबों में मुझे देखो, मैं अपने ख्वाबों में तुम्हारे होश ठिकाने लगाता हूँ। वो वालिद आंख दबाकर मुस्कुराकर कॉल ऑफ कर गया था, जबकि स्क्रीन ऑफ होते ही सीनत के चेहरे पर अंधेरा सा छा गया था। वो लैपटॉप ऑफ करती एक साइड पर रखती इसके कमरे की लाइट ऑफ करते खुद भी सोने का फैसला कर गई थी। बाहर क्यों गए थे?
जब मैंने इन्हें कहा था कि रस्म खत्म होते ही ये फौरन अंदर आएंगे, इनके दोस्तों को क्या डर लगता है जो उनके दरवाजे तक छोड़ने के लिए चले गए हैं। रूहा इसके कमरे में आई थी इसे दूध देने के लिए, क्योंकि इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। जब इसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा, इसे इतना गुस्सा क्यों आया हुआ था इसे समझ नहीं आ रही थी। सीरत असीर बात बात पर वो इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही थी। आज बाहर इसने खुद अपनी मर्जी से मेन्यू सेट करवाया था, लेकिन हलवा पूरी देखते ही इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि हद नहीं। इसे मसलसल वॉमिटिंग शुरू हो गई थी और गुस्सा तो इतना आ रहा था कि हद नहीं। रूहा को अब इसके गुस्से को देखकर डर लगने लगा था। शाबिर की तो सुबह से ही शामत आई हुई थी। इसने कोई हज़ार औरतों को तो ये बोला था कि वो एक शादीशुदा मर्द है और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी आसिर इससे खुश नहीं हुई थी। अब वो बाहर क्यों गया था इस बात पर गुस्सा था। हालांकि वो उसके पास बैठकर इसे ये बताकर गया था कि वो मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा रहा है। असीर मेरी जान क्या हो गया है तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुमने कुछ खाया भी नहीं है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं। भूख से मेरी जान निकल रही है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। अपने दोस्तों को दरवाजे तक छोड़ने ज़रूरी है इनके लिए, और यहाँ मैं भूख से मर जाऊँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने गुस्से से तकिया उठाकर दरवाजे पर दे मारा था। जब सामने से आते शाबिर ने तकिया कैच कर लिया था। इसका बात बात पर गुस्सा फूटना तो शाबिर को भी समझ में नहीं आया था। वो नखरे अटपाती थी और खुशी खुशी इसके नखरे उठा भी लेता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही थी ये शाबिर को भी समझ में नहीं आ रहा था। जबकि शकीला और रज़माना आपस में कुछ कुसर पुसर कर रही थी इनकी तबीयत को लेकर। जब इसने आके से पूछा तो वो दोनों ही मुकर गई थी। मेरा बच्चा क्यों भूखा है, मेरी जान को क्या हुआ, क्या चाहिए, मैं अभी अपने जान के लिए मंगवाता हूँ। वो इसके करीब आता इसे अपने साथ लगा चुका था, जबकि रूहा ने बीच का रास्ता देखते ही दरवाजे से बाहर फरार की राह ली थी। बात मत करें मुझसे, आपको मुझे आपकी इतनी ज़्यादा फिक्र थी और आप मेरी पर बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। इतने जोर से भूख लगी है मुझे। वो अचानक ही रोने लगी थी, जबकि शाबिर को इसका रोना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। इसे बेड पर बिठाते बस के करीब ज़मीन पर बैठ गया था। मेरी जान को मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन क्यों इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मेरा बच्चा लेकिन क्यों फिक्र कर रहा था इतनी ज़्यादा मेरा बच्चा मेरी, क्या हुआ है तुम्हें बताओ मुझे। तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, बताओ तो सही क्या खाना चाहती हो तुम, और मेरी फिक्र क्यों हो रही थी तुम्हें मेरा चांद। वो लड़की पहले भी इसकी समझ से बाहर थी, लेकिन आज तो वो इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। आपको ये फंक्शन पसंद नहीं है, आप सारा दिन बोर हो रहे थे ना, इसीलिए आपके लिए मैंने सोचा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। मैं आपको अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने वाली थी ताकि आपकी बोरियत दूर हो जाए। फिर मैं आपको शॉपिंग भी करवाती, डिनर भी करवाती, जैसे उस दिन आपने मुझे करवाया था, सेम टू सेम वैसे वाला। लेकिन आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, मुझसे ज़्यादा दोस्त ज़रूरी है आपके लिए। वो अपने कार्य करते हुए बोली तो शाबिर ने तड़प कर इसके दोनों हाथ को थामा था। इसके दोनों गालों पर बारी बारी लब रखे थे। मुझे क्या पता मेरा चांद को मेरी इतनी फिक्र हो रही है। मेरा चांद मुझे घुमाने लेकर जा रहा है और शॉपिंग भी करवाएगा और डिनर भी। वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो अभी चलते हैं। शाबिर शाह तेरे लिए आज का दिन ईद से कम नहीं। खुशी से इसके सीने में गुदगुदी सी होने लगी थी। बस के लहजे में अपने लिए फिक्र नहीं बल्कि मोहब्बत महसूस कर चुका था। वैसे तो आज सारा दिन मेहंदी पर भी अच्छा खासा थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चांद मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा है तो मैं ये चांस हरगिज़ मिस नहीं करूँगा। वो पिंक सादे से सूट में इसका निखरा निखरा सा रूप देखता उठ गया था। वो भी अपना चेहरा साफ करती उठ गई थी। मेकअप तो वो कब का धो चुकी थी। वैसे मेरा बच्चा ये जो तुम मुझे डेट पर लेकर जा रही हो, इसका खर्चा कौन करेगा। इसके साथ कमरे से बाहर निकलते हुए अचानक से सवाल किया था। आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं ये जानते हुए भी कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं ये जानते हुए भी कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसने हैरानगी से इसे देखते हुए पूछा था, जबकि शाबिर को लगा कि इससे गलती हो गई है। वो तो इसे डेट पर लेके जा रही थी तो इस हिसाब से खर्चा तो इसने ही करना था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही उधार ले रही हूँ आपसे, बाद में वापस कर दूंगी। ज़्यादा नखरे मत करें, सारी चीज़ें आप ही की तो लेकर आऊँगी मैं, और खाना भी आपको ही खिलाऊंगी। आपकी फिक्र थी मुझे, क्योंकि अरबाज लाला बता रहे थे कि आपने खाना नहीं खाया। अजीब लोग रहते हैं इस दुनिया में, किसी की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकली तो शाबिर अपनी मुस्कुराहट रोकता फौरन गाड़ी की चाबी उठाए इसके पीछे बाहर भागा था। मेरा चांद, तुम गाड़ी की चाबी लेना भूल गई। वो चाबी इसके हाथों में थमाते हुए आकर फ्रंट सीट खोलकर बैठने ही लगा था जब वो हैरत से देखने लगी। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप गाड़ी चलाएं, मुझे गाड़ी चलाना कहाँ आता है? तुम लेकर जा रही हो ना मुझे ड्राइव पर। अभी तो तुमने कहा। वो मुस्कुराहट दबाए हुए बोला था। नखरे ज्यादा नहीं हो रहे आपके? नहीं लेकर जा रही मैं आपको ड्राइव पर। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको कहीं पर भी लेकर जाया जाए। अपने सारे दोस्तों को दरवाजे तक या घर तक छोड़कर आइए। मैं नहीं लेकर जा रही आपको कहीं भी। वो गुस्से से चाबी फेंकते अंदर जाने ही लगी थी जब वो तीर की तेजी से गाड़ी से निकलता इसे थाम गया था। सॉरी 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 मेरा बच्चा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तुम तो मेरी शहजादी हो, तुम बैठो यहाँ। वो इसको जबरदस्ती थाम कर गाड़ी का दरवाजा खोलता किसी गुलाम की तरह इसके सामने झुक गया था। अपने नखरों पर कंट्रोल करें, आप मुझे पसंद नहीं है बेफजूल के नखरे आपके। वो गुस्से से पैर पटकती गाड़ी में बैठी थी। ऑफ कोर्स मेरा चांद, अब ऐसा नहीं होगा। वो क्या है ना, मैं तुम्हारी डेट हूँ सोचकर थोड़ी एक्साइटेड ज़्यादा हो गई। एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई, अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। इसकी गाड़ी में बैठते ही इसने दूसरी तरफ आकर गाड़ी स्टार्ट की थी। शाह साईं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब मेरा दिल नहीं कर रहा ज़्यादा दूर जाने का, यहीं पास से होकर वापस आ जाएंगे। वो गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाते हुए बोली तो शाबी ने हैरत से देखा था। वो तो इसे शहर लेकर जा रहा था। मेरी जान, तुमने तो कहा था कि हम शहर जा रहे हैं शॉपिंग और डिनर, तो शहर से ही होगा ना। मैं भी
मैं फिर कभी आपको शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा और डिनर हम वापस घर आकर करेंगे। इसने अचानक ही अपना मूड बदल लिया था। एक तो इसके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे थे और दूसरा इसे गुस्सा हद से ज़्यादा आ रहा था। बात बात पर गुस्सा, बात बात पर प्लान्स बदलना, भूख ना लगना तो किसी और ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। आपको पहले मुझे तैयार करना है क्योंकि दुल्हन मैं हूँ। वो रिदा के रूम में आई तो ब्यूटिशियन रिदा को तैयार कर रही थी। हाँ जी मैम, आपको मेरी सीनियर ब्यूटिशियन तैयार करेंगी, आपकी वालदा इन्हें बाहर लेकर गई है नाश्ता करवाने के लिए। ब्यूटिशियन ने इसे देखते हुए बताया था। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, आप अपना काम करो। वो फौरन बोली थी। और मोहतरमा आप जाकर रूम में बैठे, आपका कमरे से निकलना बंद है। आज रिदा ने इसे याद करवाया था, जो दुल्हन होने के बावजूद हर तरफ खिलखिला कर घूम रही थी। हाँ मैं जा रही हूँ, बस वो मैं देखने के लिए आई थी ना कि मेरे निकाह की तैयारियां नीचे कैसी की गई हैं। स्टेज की थीम चेक करनी थी। देख रही थी फूलों की चादर कैसी लग रही है। भाई मेरा निकाह है, मैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। काका ने इसे नीचे आने की तफसीली वजह दी थी, जबकि इसकी बात सुनकर रिदा इसे देकर रह गई थी। दूल्हे का नाम तक नहीं पता इस लड़की को और बाकी हर चीज़ से परफेक्ट चाहिए थी। पहले जाकर अपने दूल्हे के नाम की तफसील तो जानो, कल से तो बस दूल्हे का नाम जानने की बेसब्री थी। अब हर चीज़ परफेक्ट चाहिए मोहतरमा को। रिदा को तो कल से इसकी हालत बड़ा मजा दे रही थी। एक दफ़ा दिल किया कि बता ही देखिए इसका दूल्हा कौन है, लेकिन फिर किसी ने सख्ती से मना कर रखा था। इन लोगों के हिसाब से वो काका को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले थे। अरे दूल्हा तो परफेक्ट होगा ही ना, क्योंकि वो बड़े अब्बा की, ताई अब्बू की, मेरे बाबा की और मेरे भाइयों की सबकी पसंद है और कोई भी मेरे लिए बुरा नहीं चाहता। मैं जानती हूँ वो परफेक्ट ही होगा, मेरा मतलब है होंगे। शादी के बाद तो इज्जत भी देनी पड़ेगी ना। वो उंगलियां चटकते शर्मा कर बोली तो रिदा के साथ खड़ी ब्यूटिशियन भी खिलखिलाकर हंसी थी। हंसो मत आप लोग, फिर ना मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी ये जानने की कि मेरा दूल्हा कौन है। मैं सबर से बैठी हूँ ना, बैठे रहने दो। पूरे 5 घंटे के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरा दूल्हा कौन है। तब तक मैं अपनी तैयारी करती हूँ, फोटो सेशन भी तो करवाना है ना। और अगर गलती से मेरा दूल्हा मुझसे ज़्यादा प्यारा हुआ तो नहीं, वो कहकर फौरन बाहर भाग गई थी। मैम इस प्यारी सी लड़की का दूल्हा वही है ना जो बाहर क्रीम कलर के सूट में खड़ा था, जिसने बादामी कलर की शाल ओढ़ रखी थी। ब्यूटिशियन ने इसे देखते हुए सवाल किया। मतलब क्या बाहर से आई ब्यूटिशियन तक जानती थी कि इसका दूल्हा कौन है? अगर कोई नहीं जानता था तो वो सिर्फ दुल्हन थी। जी वही है, रिदा ने हंसते हुए से बताया था, जबकि ब्यूटिशियन इसकी तैयारी में मसरूफ हो गई थी। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी। हाँ जोड़ी तो बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन मेरी और भारत की जोड़ी से ज़रा कम। वो मुस्कुराकर अजीब से अंदाज में बोली तो ब्यूटिशियन हल्का सा मुस्कुरा रही थी। इसके अंदाज में से अजीब सी जलन महसूस हुई थी। वो जल्दी से रिदा के कमरे से निकलती ऊपर जा रही थी, जब अरमान इसे रस्ते में ही मिल गया था। इसे देखते ही वो मुंह बना गई थी। सुने मिस्टर अका, आपके एहसान की जरूरत नहीं। 5 घंटे के बाद मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा दूल्हा कौन है। आप इसके बाद मेरी और आपकी सारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आपकी और मेरी दोस्ती खतरे में है, इसलिए मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। दूल्हे का नाम बताएं। वो सीढ़ियों से उतरकर इसके करीब से जाने ही लगा था, जब वो अचानक अपना नाजुक सा बाजू इसके सामने करती बोली थी। यार हवाइश देखो, तुम्हें 5 घंटे के बाद खुद ही पता चल जाएगा ना, तो मुझे मुश्किल में क्यों डाल रही हूँ? मैं वादा किया हुआ है भारत से। वो परेशानी से बोला था। आपके काका ने मायूसी से इसे देखा था। आपको पता है माना का, मुझे हमेशा से लगता था कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मुझसे ज़्यादा स्पेशल फ्रेंड आपका कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने भाई से जेलस हो रही हूँ कि आप इनकी बात रखकर मुझे सेकंड पे कर रहे हैं, लेकिन आप इस दफ़ा मुझे हर्ट कर रहे हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे निकाह से पहले पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला इंसान कौन है। मैंने सारी ज़िंदगी इस इंसान के साथ गुजारनी है, कम से कम मुझे इतना हक तो है कि मुझे पता चले कि वो कौन है। मुझे अपने माँ बाप, भाइयों पर, दादा पर पूरा यकीन है। वो मेरी ज़िंदगी का कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, लेकिन आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आपको थोड़ी सी चीटिंग तो कर ही सकते थे ना मेरे लिए, जैसे हमेशा हर गेम के रूल्स के खिलाफ जाकर आप मेरे लिए चीटिंग करते हैं। आप मुझे बता तो सकते थे ना कि वो कौन है। आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना, हमेशा आपके लिए सबसे स्पेशल मैं हूँ और मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल टाइम पर आप मेरे साथ नहीं, मेरे भाई का साथ हो, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे इस इंसान का नाम ना पता चले जो मेरी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी के लिए शामिल हो रहा है। सब मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि मुझे वो सरप्राइज़ चाहिए भी या नहीं। हवाइश तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो इतनी सी बात पर? इसकी आंखों में नमी देखकर वो सचमुच में तड़प उठा था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि बस बात को इतना दिल पर ले रही है, क्योंकि आपने मुझे हर्ट किया है। आज से अभी से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वो गुस्से से अपना चेहरा रगड़ती ऊपर भाग गई थी, जबकि अरमान तो परेशान हो गया था। इसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इस बात को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो रही है। ये सबके सरप्राइज़ के चक्कर में इसकी ख्वाहिश तो इसे रूठ गई थी। वही तो यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? बाहर बड़े अब्बा तुझे ढूंढ रहे हैं। मुजावर ने अंदर दाखिल होते हुए उसे बताया था। तो बड़े अब्बा के पास जा, मैं ऊपर जा रहा हूँ हवाइश के कमरे में। वो मुझसे रूठ गई है। वो परेशानी से कहता ऊपर जाने लगा था। और भाई निकाह से पहले मुलाकात का सिलसिला बड़े अब्बा ने बंद करवा के रखा है, तो कहीं नहीं जा सकता। चल भाई रहा, अब निकाह के बाद इसे एक दफ़ा ही मना लेना। वो ज़बरदस्ती से बाजू से पकड़कर बाहर ले गया था, जबकि अरमान ऊपर न जा सका था। हाँ, लेकिन हवाइश के आंसू से बुरी तरह से डिस्टर्ब कर गए थे। फुप्पो आ गई अका। बरसम साहब खबरदान खाने में बैठा किसी का मसला हल कर रहा था, जब अचानक ही मोमरश ने आकर इसे बताया था। हाँ इन्हें बैठाओ, मेरे पास 5 मिनट में ये मसला हल करके आता हूँ। इसने इसे जाने का इशारा करते हुए कहा था। अका वो कह रही हैं कि मिराल भाभी से मिलना है, तो क्या वो कमरे से बाहर आ सकती हैं? वो जाने से पहले भी फिर सवाल करने लगा था। नहीं अभी नहीं, तुम जाओ मैं आता हूँ। इसने फिर से जाने के लिए कहा तो अब की मर्दान खाने से निकल गया था। बाहर एक शोर मचा हुआ था। पप्पो के साथ इनके हस्बैंड नहीं आ सके थे। हाँ लेकिन नूरम साथ आई हुई थी। वैसे तो वो हरगिज़ पाकिस्तान नहीं आने वाली थी, लेकिन ताई अम्मा को भी हार्ट अटैक हुआ था। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और फिर मुजावर की शादी को वो हर हाल में अटेंड करना चाहती थी।
ऐसे में इनके शौहर अचानक से छुट्टियां लेने में कामयाब नहीं हो सके और फिर इनका बिजनेस इन्हें इजाज़त भी नहीं देता था। वो बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस थे। वो बहुत कम पाकिस्तान आते थे, तकरीबन 6 साल पहले आए थे अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में। इन्हें इन लोगों से अजीब सा कॉम्प्लेक्स था। वो शुरू से ही इनसे ज़रा दूरी बनाकर रखते थे। वो अपने दोस्तों के बीच कंफर्टेबल फील करते थे। शुरू में इनकी नेचर सबको ही अजीब लगती थी, लेकिन बाद में वो सब लोग ही समझ गए कि वो अपने स्किन कलर की वजह से इन लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मगर फूफो कभी भी कहीं भी इनकी स्किन पर कमेंट कर देती थी, जो इनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता था। फूफो की यह हरकत इन सबको ही बुरी लगती थी। वो भी हम शर्मिंदा हो जाते थे, लेकिन फूफो की यह आदत सिर्फ इनके सामने ही नहीं थी, बल्कि वो अक्सर अपने हस्बैंड को इनके कलर का ताना दे देती थी। और खासकर इनका तल्लक अमेरिका से था। इसके बावजूद भी वो दबी हुई रमगत के मालिक थे। ऐसे में फूफो जैसी हसीन औरत का साथ इनकी खुशकिस्मती थी। ऐसा खुद फूफो को लगता था, जिसका एहसास वो इन्हें भी दिलाती रहती थी। और फिर फूफो की तरफ से इन्हें बेतहाशा हसीन बेटी भी तो मिली थी, और इस बात का तो इन्हें और भी ज़्यादा गरूर था। और अब जब से इन्हें ये पता चला था कि मिराल माँ बनने वाली है, इनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। वो मिराल से मिलना चाहती थी, लेकिन घर में सबके चेहरों पर खामोशी छाई हुई थी। मिराल के नाम पर भी किसी के लबों पर मुस्कुराहट नहीं आई। लगता है मिराल अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैं इसकी के पास चली जाती हूँ। लगता है मिराल सो रही है, वरना अब तक तो इसको पता चल ही जाता कि इसकी माँ आई हुई है नीचे। जा काका, मेरा बच्चा जगा कर लाओ इसे। पप्पो ने आपके काका को मुखातिब किया था। पप्पो, मैं तो रूम में जा रही हूँ, ब्यूटिशियन वेट कर रही है। वो फौरन बहाना बनाती हुई उठी थी। वो जानती थी अब वो तमाशा लगेगा। इट्स ओके। खुशी, तुम मुझे बता दो कि आप ही किधर हैं, मैं खुद इन्हें बुला लाती हूँ। नूरम इसके साथ ही उठ खड़ी हुई थी। रेड कलर के लूज टॉप के साथ वाइट जीन्स में वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। हाई हील्स पहने हुए थे। इसने अपने लंबे बालों को रोल नुमा स्कार्फ के साथ बांधा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी सामने से कटे हुए बाल इसके चेहरे पर एक अलग सी ही लुक लेकर आ रहे थे। वो छोटी सी लड़की काफ़ी फैशनेबल थी। काका ने कंधे उचकाए तो वो इसके साथ ही अंदर चली गई थी। इसके साथ चली नूरम अपने फ़ोन पर आने वाले मैसेज का जवाब टाइप कर रही थी, जब सामने से आते आदमी से टकराई थी। इसने गिरने से बचने के लिए इस आदमी की चादर को मजबूती से थामा था। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करता तो इसे गिरने से बचा सकता था, लेकिन वो तो अचानक इसे अलग हुआ था, जैसे ये खा जाएगी इसे। तुम ठीक हो? बरसम ने इसे देखते हुए सवाल किया तो उसने गुस्से से बरसम को देखा था। अगर आप मुझे पकड़ लेती तो मैं नहीं गिरती, और यकीनन ठीक भी होती। वह गुस्से से उठकर सीधी होती से सुनाने लगी थी। अजीब आदमी थे इस हवेली के। क्या चला जाता अगर उसका हाथ थाम कर इसे गिरने से बचा लेता तो? और अगर तुम्हारा ध्यान मोबाइल से ज़्यादा रास्ते पर होता तो तुम गिरती ही नहीं। वो गुस्से से इसकी बदतमीजी का जवाब देता फुप्पो से मिलने लगा था, जो बरसम की सदके बारी जा रही थी। बरज़म का नाम सुनकर नूरम ने पीछे मुड़कर देखा था। इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो बरज़म है। तस्वीर में तो वो काफ़ी चेंज लग रहा था, बल्कि वहाँ तो इसके चेहरे पर सिर्फ मूंछें थी। यह हल्की बेर तो इसकी नहीं थी। शादी की तस्वीरों में इसे मिराल के शौहर के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। कहीं इस बात का गुस्सा भी वो मिराल पर ना निकाले। मिराल तो इसे बताती ही रहती थी कि शाह हवेली के लोग कितने जालिम है, और हाफिज़ का शौहर तो इसने परेशानी से सोचा था जबकि काका हवेली के अंदर चली गई थी। नूरम, मिराल भाभी का कमरा ये है। वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती इसे दूसरी तरफ जाने का कहती खुद अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जहाँ ब्यूटिशियन इसका इंतजार कर रही थी। नूरम को इस हवेली के सभी लोग अजीब लग रहे थे। कम से कम वो इसे कमरे तक तो छोड़ ही सकती थी। मैं नहीं मान सकती, ये तुम क्या कह रहे हो बरसम? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो इतने सालों से माँ बनी ही नहीं पाई। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी इतना नहीं गिर सकती। मिसबा बेगम की तो हालत ख़राब होने लगी थी, जबकि बरसम ने इन्हें अलग कमरे में ले जाते हुए इसके सारे करतूत इन्हें बताए थे। वो अगर चाहता तो इसे छुपा भी सकता था, लेकिन ये बात छुपाने वाली नहीं थी। वो माँ थी, मुमकिन था कि वैसे समझा पाती कि वो कितना गलत कर रही है। डॉक्टर के मुताबिक मिराल का अपना ही माँ बनने का कोई इरादा नहीं था, और इस तरह आगे जाकर वह मज़ीद कोई गलत कदम उठा सकती थी। इसकी ऐसी हालत हरगिज़ नहीं थी कि इस पर सख्ती की जाए, और फिर बरसम भी इस बात को हरगिज़ नहीं मानता था। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो उस पर सख्ती करना भी नहीं चाहता था। जो हकीकत थी वो मैं आपको बता चुका हूँ पप्पो। अब आप बताएं मैं क्या करूँ? मिराल ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इन सब के लिए मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। आप मैं इसकी माँ हैं, समझाएं इसे। हो सकता है वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ जाए। आइए, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, बस थोड़ी ही देर में निकाह शुरू होने वाला है। वो इन्हें बाहर आने का इशारा करता खुद कमरे से बाहर निकल चुका था, जबकि वो तो जैसे सदमे में थी। आज काका और यरमान का निकाह था, जबकि सारा मुजावर का निकाह कल बारात वाले दिन होने वाला था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। इस वक्त तो इनके दिल में अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश भी न रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये लोग इतना ज़्यादा गिर सकते हैं। कोई इंसान इतना घटिया भी हो सकता है। आप ऐसे इंसान के साथ रह क्यों रही हैं मिराल? आप ही जिसने आपके पर हाथ उठाया है, आपके साथ हैवानों जैसा सलूक किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये लोग ऐसे हो सकते हैं। ये जानते हुए भी कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं। वो शख्स आप पर इतना तशद्दुद कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं। नूरम, यहाँ 6 साल से मेरे साथ क्या क्या होता आया है खुद मैं बयान नहीं कर सकती। तो आप ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रही हैं? आप ही जो आप पर इतना ज़्यादा जुल्म करता है, क्या कमी है आप में? जो आप इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो बेहद गुस्से से इसे सवाल करने लगी थी। मेरी कमी यह है कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, और मेरी मोहब्बत मुझे इससे दूर होने की इजाज़त नहीं देती। अब की दफ़ा वो कहती शिद्दत से रो दी थी, जबकि नूरम ने इसे अपने साथ लगा लिया था। आप ही प्लीज़, आप इस तरह से ना रोएं। वो बेहद परेशानी से कह रही थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसे किस तरह से दिलासा दे। इसे नीचे लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। सामने फूलों की चादर थी, जबकि दूसरी तरफ मर्द हजरात थे। निकाह की रस्म बाहर रखी गई थी। बाहर लॉन में हर
तरफ खूबसूरत फूलों की महक फैली हुई थी। इसका घूंघट काफ़ी लंबा था। इस वक्त इसके दुपट्टे का ही घूंघट इसे करवाया गया था, जबकि एक रेड कलर का दुपट्टा इस पर डाला गया था। इसके सर पर कुछ लिखा हुआ था, शायद दूल्हे का नाम, लेकिन इसकी तरफ से वो उल्टा था। वो कोशिश के बावजूद भी पढ़ नहीं पा रही थी और अगर वो सदा बेचैनी दिखाती नाम पढ़ने में तो सबने इसका मजाक बनाना था, इसीलिए वो मुंह बनाकर बैठ गई थी। तुम यहाँ बाहर क्यों आई हो? तुम जाओ अपने कमरे में, कोई जरूरत नहीं है अपनी मनुष्यत यहाँ फैलाने की। नायरा सीनत को लेकर बाहर आई थी जब आमना बेगम ने गुस्से से कहा था। रिदा का एक इशारा ही आमना बेगम का गुस्से से पारा हाई कर चुका था। अम्मी मुझे खबरदार, जो मुझे अम्मी कहा, तुम्हारी जैसी 2 टके की लड़की की माँ नहीं हूँ मैं। तुम जैसी गंदगी की माँ हो वो भी नहीं सकती मैं। तुम्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में हरगिज नहीं करूंगी। नफरत है मुझे तुम्हारे वजूद से। इससे पहले कि मैं भारत के आने से पहले तुम्हें यहाँ से चलता करूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से पीछे की तरफ धकेलती इसके जख्मों पर हाथ रख चुकी थी। सीनत कराकर पीछे की तरफ गिरने लगी थी जब दोस्त बहुत हाथों ने इसे सख्ती से थामकर अपने सीने से लगा लिया था। वारद ने इसे खुद से लगाते हुए अपने सीने में छुपा लिया था। वो हैरान ही तो रह गई थी वारद को इस तरह से अपने सामने देखकर। कल रात को आखिरी दफा इससे बात हुई थी। इसे हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि शाम से पहले वो इसके सामने होगा। वारद वो मैं तो सिर्फ बात कर रही थी, पता नहीं कैसे धक्का लग गया इसको। आमना बेगम परेशानी से वारद की आंखों में गुस्सा देखते हुए कुछ कहने ही लगी थी कि इसने अपना हाथ खड़ा कर लिया था। मैं अपनी बहन के निकाह का फंक्शन खराब नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि इस वक्त आप मुझसे दूर रहें। बाकी आपसे दूर में इस फंक्शन के बाद खुद ही चला जाऊंगा, फिक्र ना करें। आज के बाद आपको मेरी बीवी की मनहूस शक्ल देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी और ना ही मैं आपको कभी अपनी शक्ल दिखाऊंगा। बहुत ज्यादती की है आपके साथ मैंने बहुत ज्यादती की है मैंने आपके साथ। मैं अपनी बीवी की मौजूदगी को यहाँ इस घर में लेकर आया, ये जाने बगैर कि यहाँ के लोग तो मेरी बीवी को नापाक समझते हैं। बहुत बड़ी गलती की है मैंने आप पर एतबार करके। ना जाने मुझे क्यों लगा था कि मेरी माँ मेरी अमानत का ख्याल रखेगी, इसे ज़रा सी भी तकलीफ नहीं पहुँचने देगी। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि मेरी मोहब्बत आपके लिए इतनी बेमोल है। आप फिक्र न करें, आज के बाद मैं आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगा। मैं और मेरी बीवी अब कभी इस घर में नहीं रुकेंगे। बस मेरी बहन का निकाह का फंक्शन हो जाने दीजिए। वारद पीछे खड़ी रिदा को देखते हुए जिन्नत का हाथ थामे से अपने साथ लगाए ऊपर स्टेज की तरफ चला गया था, जबकि आमना बेगम आंखों में आंसू लिए अब रिदा की तरफ देख रही थी, जिसके कहने पर तो वो जिन्नत से इतनी ज्यादा सख्ती कर रही थी। देख रही है इस जादूगरनी ने किस तरीके से आपके बेटे पर जादू करके रखा है। आपका बेटा तो किसी की सुनता ही नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ इस जादूगरनी की। वो गुस्से से इनके करीब आते हुए बोली थी। वो बात अहमियत नहीं रखती रिदा। तुम नहीं जानती वो क्या कह कर गया है। वो कह रहा है वो घर छोड़ देगा, इस जीनत को लेकर यहाँ से चला जाएगा। अगर मुझे अंदाजा होता कि भारत यहाँ आने वाला है तो क्या आप जीनत पर फूलों की बारिश कर देती? नहीं ना, बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत पहले कौन सा घर में रहते थे? क्या अब इनके चले जाने से कोई फर्क पड़ जाएगा? चाहिए कम से कम ये गंदगी तो घर से निकलेगी ना। वो गुस्से से कहते आगे बढ़ गई थी, जबकि आमना बेगम का तो दिल किसी ने मुट्ठी में बेच लिया था। वैसे कैसे बताती कि वारिद घर पर रहे या ना रहे, लेकिन एक माँ से इसका बेटा इसकी नजरों से उजल हो जाए तो वो कितनी तकलीफ में रहती है। वारिद घर पर नहीं होता था तो वो दिन रात इसके लिए दबागा और रहती थी। वो जहाँ भी हो, जैसा भी हो, हफ्ता 10 दिन या 15 एक महीने के बाद इन्हें अपनी शक्ल दिखा ही देता था। अगर इसने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया तो इसकी नाराजगी से वो खौफजदा सी हो गई थी, लेकिन रिदा इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं सकती थी। सुन, पूरी तरह कान खोलकर बैठ जा। बस अभी तेरे दूल्हे का नाम अनाउंस होगा और तुझे पता चल जाएगा कि तेरा दूल्हा कौन है। नायरा इसके पास चिपकी हुई बैठी हुई बोली थी, जबकि इसके कहने की जरूरत ही नहीं थी। काका पहले ही पूरे कान खोले बैठी हुई थी। तू फिक्र मत कर, बस दबा करके ओल्ड फैशन नाम ना हो। अब इतना खूबसूरत नाम है मेरा। ख्वाहिश इसके साथ कोई अच्छा सा नाम सूट करेगा ना। नाम अच्छा नहीं हुआ तो मुंह पर इनकार मारूंगी। इसने अपने खतरनाक इरादे बताए थे। जानू, मुंह पर इनकार मारने से पहले माँ बेगम की जूती देख लेना। आज ऊंची एड़ी वाली जूती पहन कर आई है। इसने डराया था, जबकि काका की निगाहें तो पहले ही जमीन पर थी, जबकि चप्पलें देखकर जमीन पर थी, सबकी चप्पलें देख रही थी। माँ बेगम बहुत स्वीट है, वो जोर से नहीं मारेंगी। हाथ हल्का रखती है मेरी माँ के पैरों की जूती देख। डर नहीं। माँ बेगम का इसे हरगिज डर नहीं था, इसे तो अपनी माँ का डर था। वैसे तो इनकार के चांस ही नहीं थे। आखिर इसके बाप के भाइयों की इज्जत का सवाल था। इसके बाप और भाइयों की इज्जत का सवाल था, लेकिन अपनी मस्ती मजाक को वो छोड़ नहीं सकती थी। सेम टू सेम माँ बेगम की मैचिंग जूती पहनी हुई है। इनकी एड़ी थोड़ी ऊंची लग रही है। नारायण ने इसके कान में सरगोशी करते हुए बताया था। जब अचानक मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए, वालिद को अपने करीब देखकर काका खुशी से खिल उठी थी, जबकि मोमरेश इसकी दूसरी तरफ आकर बैठ गया था। खुश तो है ना मेरा काका? बाबा ने बेहद मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा था। जब इसने हल्का सा सर हिलाकर अपनी रजामंदी इन्हें बताई थी। इन्हें अपनी बेटियों पर फख्र था, जो खुशी खुशी इनके फैसले पर सर झुकाकर इन्हें इनकी तरबियत पर फख्र करने का हक देती थी। मौलवी साहब निकाह परवाइए, वारिद ने इसे देखते हुए कहा था। नूरम हर तरफ मिराल को ढूंढ रही थी। यहाँ पर हर कोई मौजूद था, अगर कोई नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ मिराल नहीं थी। इतनी ज्यादती कर रहे थे ये लोग मिराल के साथ। कोई यहाँ पे मिराल का जिक्र तक नहीं कर रहा था, इसे अपनी खुशियों में शामिल तक नहीं कर रहा था। कैसे खुदगर्ज लोग थे ये। इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पता था कि इन लोगों ने किसी मासूम सी लड़की को कमरे की हदूद तक कैद करके रखा हुआ है। इसका पूरा जिस्म जैसे स्मार्ट बना हुआ था। सब मौलवी साहब के लफ्ज़ों पर बहुत गौर व फिक्र कर रहे थे। जब मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था, हवाइश बिनते सैयद वजाहत शाह, आपका निकाह यरमान इब्ने
सैयद शुजाहत शाह के साथ करार पाया है कि आपको यह निकाह कबूल है। मौलवी साहब के अल्फाज थे या धमाका थे जो इसके सर पर हुआ था। वो कुछ बोलने के काबिल ही न रही थी, इसके मुंह में तो जैसे अल्फाज के ही गायब हो गए थे। हैरत ही हैरत थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जबकि दूसरी तरफ बैठा इसके कबूल है का इंतजार में यरमान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। और ये लगा काका पटाखा को झटका। यरमान के साथ बैठे बरसम ने शरारत से कहा तो यरमान भी खुलकर हंसा था। बेटा बोले कि आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी दफा इसकी खामोशी पर सवाल किया था। इसके झटके को हर कोई समझ रहा था, इसलिए इसकी हरकत पर कोई हैरान नहीं हुआ था, बल्कि सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। बोले बेटा निकाह कबूल है? क्या आप क्या कहकर मौलवी जी दिमाग दुरुस्त है आपका, या आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने भाई से निकाह करवाऊंगी क्या? वो गुस्से से पागल होते हुए बोली थी, जबकि माँ बेगम इसके गुस्से पर तेजी से आके बत्ती से थाम चुकी थी। चंदा ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? यरमान तुम्हारा भाई कैसे हुआ? वो तो तुम्हारा कजन है, तुम्हारे ताया का बेटा, और इसी के साथ तुम्हारा निकाह है। मेरी जान, हम तो तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे कि हम तुम्हारे फेवरेट बंदे के साथ तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, और मुझसे आप उम्मीद रखते हैं कि मैं खुशी से नाचूं गाऊंगी। आपका दिमाग काम भी कर रहा है या नहीं? मानका को बुलाई, मैं बात करती हूँ इनसे। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे लिया? वो परेशानी से अपना शरारा उठाती सेट से उठ गई थी। काका ये क्या बदतमीजी है? बैठ जाओ बेटा, बाहर लोग ही लोग हैं, तुम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकती हो। यरमान यहीं पर है, कोई दूर नहीं है तुमसे। आप लोगों ने यकीनन अभी ने भी नहीं बताया होगा। अल्लाह वो क्या सोच रहे होंगे? आप लोगों का दिमाग काम भी कर रहा है या नहीं? हम बहन भाई हैं, आप हमारा निकाह पर आ रहे हैं। इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। बकवास बंद करो काका, तुम हमसे ज़्यादा जानती हो क्या? तुम इस तरह से अपने बड़ों से बात कर रही हो क्या? हमसे ज़्यादा दीन पर रखा है तुमने? यरमान तुम्हारा सका भाई है या फिर दूर शरीक भाई है? नहीं ना, जिसके लिए तुम यहाँ पर तमाशा लगा रही हो। अजीब लड़की है, इसका दिमाग ही खराब है। इसलिए मैं कह रही थी कि पहले ही बता देते हैं कि इसका निकाह किसके साथ हो रहा है। अब यहाँ तमाशा लगाकर लोगों को तमाशा दिखा रही है। आमना बेगम गुस्से से घसीट कर स्टेज पर बिठा चुकी थी। अम्मी आप लोगों को क्या हो गया? आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? मानका मेरे भाई हैं, मैंने कभी इन्हें इस तरह से नहीं देखा। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं मानका की बहन हूँ, मैं और वो भी मुझे बहन से ज़्यादा नहीं समझते। इसने तुम्हें कभी भी बहन नहीं समझा, क्योंकि वो शुरू से ही जानता है कि तुम्हारा इसके साथ निकाह होना है। तुम दोनों इस रिश्ते में बनने वाले हो। इससे कभी भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम लोगों का रिश्ता बचपन से तय है। हमारी गलती है कि हमारी गलती है कि बचपन में सिर्फ रिश्ता तय करने तक बात खत्म कर दी थी। अगर मंगनी या निकाह करवाया होता तो इतना मसला ना होता। काश तुम्हारे दिमाग का पहले अंदाजा होता। इस तरह हमारे समाज में बदनामी तो ना होती। घर मेहमानों से भरा हुआ है और तुम यहाँ तमाशा लगाकर बैठी हो। ये तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ कोई गैर इंसान नहीं है। आमना बेगम इसे बेहद गुस्से से लटा रही थी, जबकि काका की तो हालत खराब हो रही थी। ये सोच कर कि इन लोगों ने इनके रिश्ते को कितना गलत नाम दे डाला था। अम्मी मेरा खुदा गवाह है, मैंने कभी माँ नका के बारे में ऐसा नहीं सोचा। मैं तो इन्हें हमेशा वारद दका और मोमन शका की तरह समझती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो मेरे कज़न है। मेरे लिए वो सके भाई से बढ़कर हैं। आप लोग ऐसा मत करें, वो तुम्हारा सका भाई नहीं है हवाइश, वो तुम्हारी ताया का बेटा है, जिस तरह अम्मी बाबा के ताया की बेटी है। हमारे खानदानों में हमेशा खानदान में ही शादियां की जाती हैं। तुम्हारी शादी भी खानदान के अंदर ही होनी है। मोहम्मद और नायरा का निकाह हुआ है, इन्हीं हालात में हुआ है क्योंकि तुम लोगों का निकाह जायज़ है। अब खुदा के लिए तमाशा करना बंद कर दो। अगर तुमने अपनी बचकाना सोचना छोड़ी तो अंदाजा भी है कि कितनी बदनामी होगी हमारी। यरमान तुम्हें चाहता है, वो तुमसे मोहब्बत करता है। इसने कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं समझा, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि तुम्हारी इसके साथ शादी होनी है। वालद ने बेहद नरमी से समझाया था, जबकि वो हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। यरमान हमेशा से जानता था। ये अल्फाज इसे पागल कर देने को थे। लगता है बच्ची राजी नहीं है निकाह के लिए। आप लोग पहले बताना चाहिए था कि इसका निकाह किसके साथ हुआ है। नहीं मौलवी साहब, ये राजी थी निकाह के लिए। इस वक्त तो ये कह रही थी कि हम जो फैसला करेंगे ये हमारे इस फैसले पर हमारा साथ देगी। अगर ऐसी बात है तो आपकी बेटी अब आपका साथ क्यों नहीं दे रही? ये आजकल की बच्चियां बिना जोर से ज़्यादा ही मॉडर्न हैं। अब निकाह होगा या नहीं होगा बता दीजिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप लोग अपने मसाइल हल कर लीजिए। मौलवी साहब उठकर खड़े हुए थे। अल्लाह कितनी बदनामी होगी, हमारी पूरा गाँव निकाह में शरीक है और ये पागल लड़की। मैं तो कहीं मुँह निकालने के काबिल भी नहीं रहूँगा। करीब बैठे बड़े बाप बोले थे, जबकि वो सर झुकाए इनकी बातें सुनती वापस कुर्सी पर बैठ गई थी। मौलवी साहब, मैं मान अका के साथ निकाह के लिए तैयार हूँ। इसे अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है हमारी साथ पर इंसान करने की। बगैर मर्जी के निकाह नहीं होता, लड़की की मर्जी होना ज़रूरी है। हम ही गलत थे जो ये सोच कर रहे थे कि यरमान के साथ निकाह की खबर सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। जाइए मौलवी साहब, आप जाइए यहाँ से। हमने ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। वजाहत साहब ने इन्हें जाने का इशारा किया था। नहीं बाबा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने इतना तमाशा लगा दिया। दिल से राजी हूँ इस निकाह के लिए। वो रोते हुए बोली थी। जब मोमरेश से अपने साथ लगाते इसके माथे पर बोसा दिया था। चंद लम्हों का खेल था और वो आप इस इंसान के नाम कर चुकी थी जिसके लिए वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसकी कानों में इसकी आवाज़ें पड़ रही थी। इसने कभी भाई से बढ़कर इसे सोचा भी नहीं था, और यहाँ इसका निकाह हो रहा था। खैर अब यरमान इसे क्या बताता कि इसका का पुकारना ही इसके दिल में आग जला देता था। सब बारी बारी से निकाह के मुबारकबाद दे रहे थे। वो रिएक्ट करेगी यरमान जानता था, लेकिन इतना रिएक्ट इसे तो लगा था कि वो शौक से ही नहीं निकल पाएगी कि यरमान के साथ इसका निकाह होने वाला है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। एक लम्हे के लिए लगा था कि वो शादी के लिए राजी ही नहीं होगी, इसे निकाह करेगी ही नहीं। लेकिन इसे अपने घर वालों की इज्जत बेहद
बेतहाशा प्यारी थी, वो सचमुच में अपने बाप भाइयों का मान थी। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो इनकार करे। हाँ, लेकिन इसे झटका लगा था। लेकिन ये अरमान अपनी मोहब्बत से आने वाले 2 महीनों में रुखसती से पहले इसके दिलो दिमाग पर अपनी मोहब्बत की ऐसी छाप छोड़ने वाला था कि इसकी जुबान ये अरमान का नाम जपने लगे। अब तो वो इसकी मनकूहा थी, इसकी मलकियत थी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो इसे नाराज़ होने दे। सबसे से पहले तो वो इसे मनाने वाला था। कितना रूठ गई थी इससे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस वजह से इसकी ख्वाहिश की आंखों में आंसू आए थे और अब वो आंसू अपने रब्बू से चुनने का इरादा रखता था। लेकिन सबसे पहले तो इसके दिमाग से यका वाला कीड़ा निकालना था। बाकी सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। काका यार, क्या हो गया है? इस तरह से क्यों रो रही हो? यार, इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है। तुम तो निकाह का शौक मना रही हो। इतना भी बुरा नहीं है मेरा भाई। हद होती है किसी चीज़ की। यार, निकाह ही हुआ है। अब सबसे खास बात, तुम्हारे मनपसंद इंसान के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम कभी अपने अपनों से दूर नहीं जाओगी। हमेशा हवेली में रहोगी। और फिर इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मेरे भाई मेरे पापा का जो फैसला होगा मैं वही करूंगी। ये तुम्हारे बाबा और भाई की मर्जी से हुआ है। तुम्हें यहाँ से कभी रुखसत होकर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा दादा भाई सब लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे और हम दोनों हमेशा यही एक दूसरे के साथ रहेंगी। नायरा प्यार से समझा रही थी, जबकि इसके रोने में किसी तरह की कमी नहीं आ रही थी। काका, मेरा बच्चा खाना नहीं खाया। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की स्पेशल बिरयानी लेकर आई हूँ। तुमने क्या कहा था, बाहर का खाना नहीं खाना? देखो, मैं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए खाना। मेरी प्यारी सी बच्ची, उठ जाओ। माँ बेगम कमरे में दाखिल होती से प्यार से समझाने लगी थी। जिस तरह वो रो रही थी और रो रो कर इसने अपना सर मुंह एक जैसा करके रखा हुआ था। इस वक्त इसे डांट फटकार की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत थी। वो इसे समझाने आई थी कि यरमान के साथ अब इसका रिश्ता बदल चुका है और यरमान इसका भाई हरगिज नहीं है। इसके घर वालों ने इसके साथ कोई धोखा नहीं किया। हाँ, बस इसके लिए सरप्राइज पर बात छोड़कर गलत किया था। इन लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। बेशक इसने अपनी जिंदगी का फैसला अपने बाप और भाइयों के हवाले कर रखा था, लेकिन फिर भी नहीं, यरमान का बता देना चाहिए था। यरमान इसके लिए सरप्राइज नहीं बल्कि शौक साबित हुआ था। इसलिए तो इसने अपने सारे घर वालों को शौक कर दिया था। यरमान को वो अपना भाई समझती थी। अभी तो इसकी बातें सबको बुचकाना लग रही थी। बार बार यरमान को भाई कहने पर सभी यरमान को तंग कर रहे थे कि इसकी वजह से बच्ची के साथ जुल्म हो गया है। जबकि यरमान कैसे भी करके काका से मिलना चाहता था, लेकिन काका ने कमरा बंद करके रखा था। वहां सिवाय नायरा की और कोई नहीं जा रहा था। और अब बड़ी अम्मा गई हुई थी। वो भी यरमान की हालत देखकर आई थी। वो 10 दफा पूछ चुका था कि क्या वो काका के कमरे में चला जाए। इसीलिए पहले वो खुद काका के कमरे में आई थी ताकि इसे समझा सके कि अरमान के साथ इसका रिश्ता बदल चुका है। वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हें चाहता है। इसने कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं माना। वालिद के अल्फाज इसके कान में अपने से और भी ज्यादा रोना आने लगा था। माँ बेगम में इन्हें ऐसा नहीं समझती थी। वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इनकी बहन हूँ। इसके रोने में शिद्दत आई तो माँ बेगम ने इसे अपने साथ लगा लिया था। बेटा, वो समझदार है। वो समझदार है। वो हमेशा से जानता था रिश्ते के बारे में। हमारी गलती है, हमने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें भी हमेशा से इसके बारे में पता होना चाहिए था। वो मेरे अका नहीं है। इसे कहते हुए और भी ज्यादा रोना आ रहा था। इसे नया रिश्ता बनने से कहीं ज्यादा दुख पुराने रिश्ते के खत्म होने का था। वो तुम्हारा शौहर है। इस इंसान के साथ तुम्हारा वो रिश्ता बना है जो किसी और के साथ कभी नहीं बन सकता। बेस्ट फ्रेंड तो वो हमेशा से तुम्हारा था, अब से वो तुम्हारा शौहर भी है। अब और नखरे उठवाओ और लाड दिखाओ, इससे खूब नाज करो, तंग करके रख दो इसको। आखिर वो शोहर है तुम्हारा। वो प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी। मगर मुझे तो मेरे मान अका चाहिए। वो आंखें रगड़ते हुए बोली, बस खामोश। क्या समझाया मैंने तुम्हें? अभी वो तुम्हारा भाई नहीं है। इसे भाई कहना छोड़ दो। वो शोहर है तुम्हारा, रिश्ता बदल चुका है। भाई कहने से निकाह टूट भी सकता है। खुदा के सामने गुनहगार मत बनो। वही तुम्हारे नसीब में लिखा था। ये सब तो खुदा के फैसले हैं। हम तो सिर्फ वसीला बनते हैं। चलो अब रोना बंद करो, कुछ खाकर आराम से सो जाओ। सुबह फिर मुजावर की शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना। वो उठती हुई बोली थी। वो काका ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। शाबिर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर सो रही थी। वो इतना जल्दी कैसे सो गई? अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो कमरे में आई थी। वो गाड़ी रोकने गया था और फौरन ही वापस आ गया था। इसे उम्मीद नहीं थी वो इतना जल्दी सो जाएगी। आज इसका गुस्सा और प्यार दोनों ही इसकी समझ से बाहर थे। बल्कि आज तो पूरी की पूरी आसिर ही इसकी समझ से बाहर थी। अभी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाती शकीला ने इसे कहा था कि बीबी जी को किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाओ। इस बात का मतलब वो समझा नहीं था। इसलिए इसने शकीला से दोबारा सवाल किया तो वो कहने लगी, जब आप डॉक्टर से चेक करवाओगे तो आपको खुद ही बीबी के मूड का अंदाजा हो जाएगा। आसिर बिल्कुल ठीक है। लगता है शादी की वजह से थक गई है, इसलिए इसका मूड ऐसा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है। वो गुस्से से कहकर कमरे की तरफ आ गया था जहाँ वो गहरी नींद सो रही थी। इसे शकीला की कोई बात सुनी ही नहीं थी। लेकिन अब इसका कमरे में आकर यूं सो जाना इसे परेशान कर रहा था। इसने चेंज तक नहीं किया था। वैसे तो मेहंदी वाला ड्रेस वो उतार चुकी थी, लेकिन फिर भी जो लिबास इसने पहन के रखा था वो पहनकर वो रात को सोती नहीं थी। इसने गौर किया तो इसके पैरों में जूते भी थे। वो परेशानी से आगे आया, इसे नरमी से इसके चेहरे को छुआ था। शासाई में थक गई। वो मासूमियत से कहती इसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी, जबकि इसकी तबीयत को लेकर वो बरसुकून होते इसे अपने साथ लगातार शिद्दत से इसके गालों को चूम किया था। आसिर का इस तरह से जूते पहनकर सोना इसे परेशान कर गया था। इसे लगा था शायद वो बेहोश हो गई है, लेकिन खुदा का शुक्र
तक कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके गीत अपने हिसार बनाती वो तकरीबन इस पर चढ़ी हुई थी। मेरा चाँद इतना ज़्यादा क्यों थक गया? आज तो काम भी इतना नहीं किया था। कल तो शादी है, कल तो बहुत कुछ है। आज ही कैसे थक गया मेरा छोटा-सा चाँद बच्चा? फिर परसों वलीमा भी तो है। अभी तो थकावट के 2 दिन और रहते हैं। अभी से कैसे थक गया मेरा चाँद? कहीं मेरा बच्चा अपने शाह-साईं की शिद्दत से बचने के लिए बहानेबाज़ियाँ तो नहीं कर रहा? वो उसका चेहरा ऊपर को उठाता, इसके लबों पर अपने लब रखे अपनी लबों को हरकत देते हुए बोला था, "ओह हेलो, डरती नहीं हूँ मैं आपसे, समझे? मैं क्यों बहाने बनाऊँ कि मैं अच्छी बीवी हूँ, अपने शौहर के सारे हकूक़ पूरे करती हूँ।" वो नींद से भरी आँखें इसकी आँखों में गाड़ती से घूर कर वापस इसके सीने पर अपना सर रख गई थी। इस बात से तो शाविर को भी इनकार नहीं था। वो बहुत अच्छी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वाली अच्छी बीवी थी। इसने कभी शाविर के हकूक़ से निगाहें नहीं चुराई थी। सॉरी मेरा बच्चा तो बुरा मान गया। मेरा प्यारा सा चाँद बहुत थक गया है ना। मैं अपने चाँद को चेंज करवाता हूँ। प्यार से इसका माथा चूमता, इसके करीब से उठते, इसके पैरों से इसकी नाज़ुक जूतियाँ निकालने लगा था। साईं आप जूतों को हाथ ना लगाएँ, आप मेरे शौहर हैं, अल्लाह नाराज़ होगा। वो फ़ौरन उठी थी। अगर शौहर की खिदमत करने से अल्लाह बीवी से नाराज़ नहीं होता तो बीवी की खिदमत करने से अल्लाह शौहर से नाराज़ होगा। मेरा बच्चा इतना थक गया है, मैं अपनी बीवी की इतनी भी मदद ना करूँ। वो नरमी से इसके पैरों से जूते निकालता, बेहद मोहब्बत से इसकी पंडलियों पर अपने पिंडलियों पर अपने रब रख गया था। लोग फिर आपको जोड़ों का गुलाम कहेंगे, मुझे कुछ मत कहिएगा। वो मासूमियत से कहती वापस बेड पर लेट गई थी। जब इसने मुस्कुराकर इसकी चादर और दुपट्टा फोल्ड करके साइड पर रख दी थी, अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए थे। अगर अपने चाँद के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे जोड़ों का गुलाम भी कहलवाना पड़ा तो फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर बीवी शौहर की गुलाम नहीं बनती इसके काम करने से, तो शौहर भी जोड़ों का गुलाम नहीं बनता इतनी सी मदद करवाने से। वो इसे बिठाकर इसका ड्रेस चेंज करवाते हुए बोला था, तो आसी ने आहिस्ता से अपनी आँखें खोली तो कमरा अंधेरे में डूबा दिखा। इसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। उसके साथ ही वो शाविर के सीने में छुप गई थी। आप सिर्फ मेरे शौहर हो, सिर्फ आसिर के शाह साईं। वैसे अपने सीने पर इसके लबों का लम्स महसूस हुआ तो एक अजीब सा एहसास शाविर को अपने हिसार में कैद कर गया था। हाँ, मेरा चाँद शाविर शाह सिर्फ आसिर का है, इसने इकरार किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये कैसी शादी थी? वो लड़की राज़ी ही नहीं थी शादी के लिए, क्यों निकाह करवाया इसका? ताई अम्मी, ये क्या तरीका है? ये लोग कैसे ख्वाहिश के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं? अरमान भाई उम्र में से कम से कम 10 साल बड़े हैं। इन लोगों ने एज का लिहाज तक नहीं किया और ऐसे कैसे इस मासूम सी लड़की का निकाह कर दिया? फिर वो 18 साल की भी नहीं है। वो राज़ी ही नहीं थी निकाह के लिए। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? नूरम परेशान सी ताई अम्मी से कह रही थी, लेकिन जिस तरह वो बाहर बैठे इन सब चीज़ों का तबसरा कर रही थी, मिसबा बेगम को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आई थी। अगर कोई सुन लेता तो हम में मसला बन जाता। बेटा, यहाँ पर शादियाँ ऐसे ही होती हैं। और प्लीज़ ताई अम्मी, यहाँ पर कोई कानून नहीं है क्या? यहाँ पर कोई लीगल लॉ नहीं है क्या? इस तरह शादी नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं होती। मैंने भी दीन पढ़ा हुआ है, मैं भी इस्लाम के बारे में जानती हूँ। अगर लड़की की मर्ज़ी ना हो तो निकाह नहीं होता। नूरम इसकी बात काटते हुए बोली थी। बच्चे, ये इसके बादशाह का फैसला है और वो मान गई थी निकाह के लिए। इसके बाबा ने कहा था कि वो ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। इसी तरह होती हैं यहाँ पर शादियाँ। इसने खुद शादी के लिए हाँ कही थी। वो खुद अपनी मर्ज़ी से ही अरमान के निकाह में शामिल हुई है। मिसबा फूफो ने इसे समझाने की कोशिश की तो इसकी आंखें घुमाई थी। इसे मर्ज़ी नहीं ब्लैकमेलिंग कहते हैं। वही अरमान पहले खुद को देखता, फिर इस मासूम सी लड़की को देखता। कितनी आसानी से इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया गया और आप इन्हें डिफाइन कर रही हैं। इसे बेहद गुस्सा आ रहा था, जबकि सीढ़ियों पर खड़ा परसम इसकी सारी बातों को काफ़ी गौर से सुन रहा था। लड़की, ये हमारे घर का मामला है, हमारी गलती है जो तुम्हें फैमिली में ऐड किया। तुम्हें मेहमानों के साथ ही बिठाना चाहिए था, क्योंकि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देते। ये शादी हवाइश की मर्ज़ी से ही हुई है, अपने माँ बाप की खातिर ही सही, लेकिन इसने इस निकाह को दिल से कबूल किया है। और जहाँ तक बात ये अरमान की है, वो मोहब्बत करता है हवाइश से, और हवाइश इसकी ज़िंदगी की सबसे पहली ख्वाहिश है। निकाह खुदा का सबसे पसंदीदा काम है और ये खुदा की मर्ज़ी से ही होता है। ख्वाहिश का नसीब भी अरमान के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी शादी अरमान के साथ ही होनी थी, आज होती या कल होती। वो बच्ची है, इसकी ज़िंदगी का फैसला करने का हक इसकी फैमिली रखती है। ये इसके वालिद का फैसला है और इसने खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला करने की इजाज़त अपने बाप भाइयों को दी थी। इसके बाप और भाइयों की पसंद अरमान है। वैसे तो मैं तुम्हारे सामने जवाबदाह हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी गलतफहमी ज़रूर दूर करूँगा कि ख्वाहिश के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। बज़म का लहजा काफ़ी तेज़ था, लेकिन फिर भी अंदाज़ा समझाने वाला था। जबकि इसकी बात पर उठकर खड़ी होती इसके रूबरू आ गई थी। ऑफ कोर्स बज़म भाई, आप तो ऐसा कहेंगे ही ना, क्योंकि शादी आपके भाई की हुई है। वो मासूम सी लड़की आपके भाई के निकाह में आ गई है और खुदा के लिए मर्ज़ी वाला ड्रामा तो ना ही करें। ब्लैकमेलिंग की गई है इसके साथ, प्रॉपर ब्लैकमेल किया गया है इसके वालिद ने इसे। और सॉरी टू से आपके बड़े अब्बा ने भी डिलीटेडली इसी को प्रेशराइज़ किया गया है। फिर जाकर वो निकाह के लिए राज़ी हुई है। जिस तरीके से लड़की का निकाह किया जाता है, इस तरह निकाह हुआ ही नहीं है। और तो अब हमें तुम बताओगे कि निकाह किस तरीके से किए जाते हैं। बड़े अब्बा कमरे से निकलते हैं, इसके सामने आ गए थे। अंदाज में गुस्सा था। बज़म से बात करते इसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी अंकल, आप खुद बेहतर जानते हैं। मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, आपकी पोती के साथ ज्यादती हुई है। ये एक ऐसा सरप्राइज़ था जिसके लिए वो मेंटली रेडी ही नहीं थी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप लोग इस मासूम के दिमाग के साथ इस तरह से खेल सकते हैं। आप लोगों की भी समझ नहीं आती। यहाँ क्या मर्दों का कानून चलता है या औरतों की भी कोई मर्जी है? क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? जहाँ शाबिश की तेज आवाज़ पर बाहर निकल आए थे। मतलब साफ है अंकल, इस घर में औरत का वजूद भी कोई अहमियत रखता है या सिर्फ आप लोगों ही सब कुछ कर लेते हैं? आप लोगों ने अपनी एक बेटी का निकाह इसके समझबूझ से पहले करवा दिया, दूसरे का निकाह इसके 18 साल होने से पहले करवा दिया। कहीं वो
आवाज़ ना उठाए, जिनका निकाह आप लोगों ने अपने बेटों से करवाया हुआ है। एक बहू माँ बनने वाली है और इसका शौहर इसे पूछता तक नहीं, इसे देखता तक नहीं, बल्कि इसके ऊपर सौतन लाकर बैठा है। और बसम भाई के बारे में तो क्या ही कहा जाए, कमरे में बीवी किस हाल में है, किस तरह से पड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और घर की औरतें छुपकर हर बात पर यकीन आप लोगों का ये मर्द माशरा इस हवेली के अंदर चलता है, इतना तो मैं समझ ही चुकी हूँ। लेकिन वो औरतें आपकी अपनी औरतें हैं, कम से कम इनकी फीलिंग्स के बारे में तो सोचें। यकीनन आप लोगों ने निकाह से पहले नायरा से भी नहीं पूछा होगा कि वो निकाह के लिए राजी है भी या नहीं, इसका निकाह कैसे हुआ था। जिस तरह आज आपने ख्वाहिश के साथ किया है, इसकी मर्जी इसकी पसंद को नज़रअंदाज करके आप लोगों ने इसको इमोशनली फूल बनाकर इसका निकाह करवा दिया और सारी ज़िंदगी के लिए इसके सर पर एक ऐसे इंसान को मुसलित कर दिया जो आज से पहले इसके लिए एक भाई था। हद है, खैर लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायत देता। यम्मी मैं कल वापस जा रही हूँ, वो गुस्से से कहती सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर मीरार के कमरे की तरफ जाने लगी थी, जबकि इसकी तेज़ जुबान के जौहर पर तो अम्मा बेगम तौबा तौबा कर रही थी। इस तरह आज तक इनके घर की बेटियों ने बात तक नहीं की थी, जिस तरह वो सबको सुनाकर गई थी। हाँ, ये सच था, नायरा के निकाह से पहले से इसकी मर्जी नहीं पूछी गई थी, क्योंकि वो शुरू से ही कहती थी कि जहाँ मेरे बाप भाई मेरी ज़िंदगी का फैसला करेंगे मैं वहीं सर झुका लूँगी, बिल्कुल काका की तरह। हाँ, काका को थोड़ा झटका लगा था, इसके लिए ये सब कुछ कबूल करना ज़रा मुश्किल था। और बाकी नूरम अपनी बहन के करतूत जानती ही नहीं थी और रिदा के साथ इसकी हमदर्दी फजूल थी। लेकिन ये भी हकीकत थी कि वह जो देख रही थी वही कह रही थी, और सही के लिए आवाज़ उठाना गलत तो नहीं होता। बस कम उम्री और आज़ाद माहौल की आज़ाद सोची से हवेली में एडजस्ट नहीं होने दे रही थी। वारद मेरे बच्चे खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी माँ मर जाएगी। मेरे बच्चे मेरे साथ ये जुल्म ना करो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो जल्दी से अपना सामान तय करता जीनत का हाथ थामे इसे लिए बाहर की तरफ जा रहा था, जबकि आमना बेगम तकरीबन इसके पीछे भागते हुए आ रही थी। अम्मी खुदा के लिए मुझे खुदा की नज़रों में गुनहगार ना करें। जो कुछ हो चुका है इसे मैं भुला नहीं सकता। मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि यहाँ अपनी बीवी को छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और आपने ये साबित कर दिया। प्लीज़ पीछे हट जाइए। मैं कम से कम खुदा की बारगाह में शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो हर हरबा आजमा चुकी थी इसे रोकने का, लेकिन वो नहीं माना तो वो बुरी तरह से रोने लगी थी। आमना बेगम के फूट फूट कर रोने पर जीनत भी रो रो कर अपना हाल बिगाड़ रही थी। लेकिन वारद तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं कर रहा था, बस ये खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। जब आमना बेगम ने बेहाल होकर अपने सर से चादर उतारते इसके पैरों में फेंक दी थी। तुम्हें मेरी चादर का वास्ता वारद, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी भी जीनत के साथ बुरा सलूक नहीं करूँगी, कभी से तकलीफ नहीं दूंगी। खुदा के लिए तुम घर छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाते हो तो मुझे बेचैनी लगी रहती है। तुम नहीं जानते मैंने ये पिछले कई साल तुम्हारे बगैर किस तरीके से गुजारे हैं। अपनी माँ पर रहम करो बेटा, मेरे साथ यूँ ना करो। वो बुरी तरह से सिसकते हुए कह रही थी। इन्हें यकीन था कि आज अगर वारद चला गया तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। वो अपने बेटे को जाने नहीं दे सकती थी। जबकि अपनी माँ की चादर फैलांगता वो वारद के लिए भी जबकि अपनी माँ की चादर फैलांगना तो वारद के लिए भी नामुमकिन हो गया था। वारद प्लीज़ मान जाए, यूँ ना करें, अपनी माँ को बेबर्ता ना करें। अपनी माँ का नंगा सर छोड़कर आप भी नहीं जा सकते। जीनत अपना हाथ छुड़वाते हुए अपना बेगम को ज़मीन से उठाने लगी तो वारद भी सर झुकाकर उनकी चादर अपने कदमों से उठाता इस पर उड़ाने लगा था। घर के सारे ही लोग इनके पीछे भागते हुए बाहर आए थे। हुआ क्या था कोई नहीं जानता था सिवाय अरिदा और आमना बेगम के। सब घर वाले इस बात से तो बाखबर थे कि रिदा और आमना बेगम जीनत को पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी के सामने जीनत पर सख्ती नहीं करती थी। और फिर घर में शादी का माहौल चल रहा था, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ था। कल स्पेशली काका जीनत के लिए शॉपिंग करने गई थी। जीनत को अपने साथ ले जाने का कहने पर इसने कहा था कि वो इतना लंबा सफ़र अभी नहीं कर सकती, तो ऐसे में वो मोमरश और नायडा के साथ गई थी और उसकी हर ज़रूरत की चीज़ लेकर आई थी। बाकी माँ बेगम भी इसके साथ नरम रवैया रखे हुए थी। घर के मर्दों में बुजुर्ग तो ना सही, लेकिन बाकी सारे ही जीनत से बहुत एहतराम से बात करते थे। लेकिन सारा दिन मर्दान खाने में रहते हुए भी इन्हें अंदाज़ा नहीं हो सका था कि हवेली के अंदर जीनत के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। वारद मत जाओ, तुम्हारी माँ मर जाएगी तुम्हारे बगैर। तुम्हारे चेहरे देखे बगैर बेसुकूनी रहती है। मेरे बच्चे मोमरच और तुम दोनों मेरी आंखों के तारे हो। आज के बाद वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम चाहते हो जीनत के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखूँ, मैं इसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इनका बीपी खतरनाक हद तक हाई हो चुका था कि इनके चेहरे से पता चल रहा था वालिद इनकी तबीयत के पेश नज़र हार कर आगे बढ़ते हुए इन्हें अपने साथ लगा लिया था। जब से इन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला रहने लगा था इनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, और फिर ज़रा सी परेशानी वाली बात इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर देती थी। इसलिए सब कोशिश करते थे कि इन्हें कोई भी बुरी ना लगे। लेकिन इस वक्त सवाल इसकी बीवी की इज्जत का था। जीनत से माफ़ी मांगोगी भारत, तुम मत जाओ। वो रोते हुए इसके सीने से लग गई थी। वक्त माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा अम्मी, जब आपके दिल में इसके लिए कोई नरम जज्बा ही नहीं है। आप अगर इससे नफरत करती हैं तो माफ़िया मांगने से क्या हो जाएगा। आपकी नफरत मोहब्बत में नहीं बदल सकेगी। ठीक है, आपके लिए मेरी जिन्नत कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके बेटे के लिए वो इसकी ज़िंदगी है, इसकी जीने की वजह है। आप अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ इस तरह का रवैया कैसे अपना सकती हैं, ये जानते हुए भी कि वो ज़ख्मों से चूर है। आपने इसे धक्का दिया। ये लड़की जो इस वक्त चेहरे पर परेशानी लिए हुए खड़ी है अपना दर्द छुपा चुकी है। हालत जानती है इसकी, आप
आपका एक धक्का इसके स्टिचेस खोल चुका है। अभी तो इसकी ज़ख्मों को ठीक से राहत भी ना मिली थी कि आपने दोबारा इसकी ज़ख्मों को इसी हालत में पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी अपनी हालत की परवाह किए बगैर ये आपके लिए रो रही है और आप कभी नहीं समझ सकती ये लड़की मेरे लिए क्या है। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। आपका वारिस मर जाएगा इसके बगैर, इतनी सी बात आप समझना नहीं चाहती। आप लोग मुझ पर ज़बरदस्ती एक रिश्ता थोप दिया जिसे शायद मैं जीकर या मर कर निभा लेता, लेकिन इस औरत की फितरत ने मुझे ये रिश्ता निभाने नहीं दिया। इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मैंने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। मैं ज़ीनत को अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरी ये भी सोच थी कि मेरी रिदा के साथ कोई हक तलफ़ी नहीं करूँगा। लेकिन ये औरत इस काबिल ही नहीं थी और ना ही ये इस काबिल बन सकती है। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी ज़ीनत है। अगर इस घर में मेरी ज़ीनत की कोई इज़्ज़त नहीं तो मैं इस जगह कभी कदम नहीं रखना चाहूँगा। वालिद जैसे फ़ैसला सुना रहा था, बेटा देखो, खुदा के लिए तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है। इस वक्त इस तरह का फ़ैसला मत करो। मैं समझती हूँ तुम्हारी कंडीशन को, लेकिन मैं इस दफ़ा तुमसे वादा करती हूँ कि ज़ीनत के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। मैं थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी अपने बच्चे की शादी में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ज़ीनत के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूँगी। तुम घर छोड़कर मत जाओ। आमना बेगम की नीम बेहोश हालत देखते हुए माँ बेगम को आगे बढ़ना पड़ा था। हम कहीं नहीं जाएंगे माँ बेगम। इससे पहले कि वालिद कुछ भी बोलता, ज़ीनत बोल पड़ी थी। जब आमना बेगम अचानक वालिद के बाजू में झूल गई थी, वालिद ने बेसाख्ता इन्हें थाम लिया था, वरना वो ज़मीन पर गिर जाती। यरमान, डॉक्टर को कॉल करो। बस हम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बोला था, जबकि वालिद अपनी माँ का नीम बेहोश वजूद उठाए अंदर भागा था। आमना बेगम की हालत अब कदरे बेहतर थी। वालिद ने इनके होश में आते ही इन्हें बता दिया था कि वो घर छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि वालिद इस वक्त भी इनके पास ही इनके हाथा में बैठा हुआ था। आज जो उन्होंने इसके साथ किया था वो बुला तो नहीं सकता था, लेकिन अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर वो जा भी नहीं सकता था। वो भी तब जब वो ज़ीनत से माफ़ी मांग चुकी थी और ज़ीनत ने इन्हें माफ़ कर दिया था। इसके स्टिचेस तो यहाँ आने से पहले ही निकाल दिए गए थे, लेकिन इसका ज़ख्म एक वापस से खून रसने लगा था। अभी डॉक्टर ने इसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी की थी, लेकिन वो अपने कमरे में जाने के बजाय आमना बेगम के सहारे बैठी हुई थी, जबकि रिदा तो आराम का बहाना करके ऊपर कमरे में जा चुकी थी। इस मेलो ड्रामा का हिस्सा वो हरगिज़ नहीं बनना चाहती थी। ज़ीनत बेटा, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ, तुम भी आराम की ज़रूरत है। मैं यहीं हूँ आमना के पास, आज रात मैं इधर ही रुक जाऊँगी। माँ बेगम ने इसे समझाते हुए कहा, तो आपकी दफ़ा वालिद इसे ज़बरदस्ती साथ कमरा वालिद को इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लाना पड़ा था। इस तरह बैठे बैठे वो अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब कर रही थी। वालिद हरगिज़ इसकी तबीयत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। माँ भी बीमार और बीवी भी, वो एक साथ दो को नहीं संभाल सकता था। और जो कुछ यहाँ पर हुआ था वो सच में घर छोड़ने का इरादा कर चुका था, लेकिन अपनी माँ की हालत ने इसे ऐसा करने नहीं दिया था और इसे यकीन था कि इसकी माँ ज़ीनत के साथ किसी तरह की कोई सख्ती नहीं करेगी। यकीनन इन्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि यह लड़की इसके बेटे के लिए कितनी खास है। बाकी रिदा को शायद भी यकीनन इसकी माँ की वजह से ही मिली थी। इसका इलाज वो खुद कर सकता था और वो जल्द ही इसका इलाज करने वाला था। क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? वो फ्रेश होकर बाहर आया तो आसिर को अभी भी बेड पर लेटे हुए पाया था। इसकी भाई की शादी थी, वो पहले वहाँ जाने वाली थी और बारात के साथ आने वाली थी, लेकिन अब इसकी सुस्ती से यूँ बिस्तर में घुसे रहने से हैरान कर रहा था। सच्चाई मुझे भी ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गंदी गंदी फीलिंग आ रही है। वो उठकर बैठते इसके सीने पर अपना सर रख गई थी। क्यों मेरा चांद, क्या हो गया तुम्हें? क्यों अचानक से मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, वरना तो तुम अपने भाई की शादी को एंजॉय नहीं कर पाओगी। वो प्यार से इसका माथा चूमते हुए बोला था। आसिर कल से अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। वक्त है डॉक्टर के आने का, आप भी हद करते हैं। सुबह सुबह चिपकने का बहाना चाहिए। आपको लगता है पीछे दौरा पड़ गया है? शकीला कहाँ मर गई है? मेरी मछली लेकर आओ, इनका दौरा ठीक करना पड़ेगा। पहले वो ऊंची आवाज़ में कहते बद से उठी थी, मेरा चांद तुम मेरे पास आई थी, मैं नहीं आया था। तुमने खुद मेरे सीने पर अपना सर रखा था। शाबी ने फ़ौरन अपनी सफाई दी तो वो उसे घूर कर रह गई थी। क्या मतलब है आपका? क्या मुझे अपनी तरह चिपको समझते हैं आप? क्या मैंने आपको बेड पर बुलाया था? किसने कहा था यहाँ आकर बैठने के लिए? वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। सॉरी मेरी गलती है, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। मैं तुम्हारे पास आया था, मुझे सुबह सुबह दौरा पड़ गया। इसके गुस्से पर वो फ़ौरन हाथ उठा गया था। इसका गुस्सा तो कल से ज़्यादा तेज़ था। इस वक्त कोई ना कोई गड़बड़ तो थी। वो ये फंक्शन खत्म होते ही इसे किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाने का इरादा रखता था। इसके हाथ उठाने पर वो गुड फॉर यू कहती वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि इसके अंदाज पर वो हल्का सा मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया था। गुड फॉर मी, लेकिन गुड फॉर यू नहीं होगा आज रात तुम्हारे लिए। इसकी मुस्कुराहट सीढ़ियों से उतरते हुए मज़ीद गहरी हुई थी। सब लोग बारात लेकर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगर कोई नहीं था तो वो मुजावर था। ना जाने वो कहाँ चला गया था। सुबह होते ही वो घर से निकल गया था और जाते जाते वारिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटा करके गया था कि वो इसका इंतजार करेगा। वारिद से पूछने पर इसने बस यही कहा था कि वो किसी अच्छे सैलून में दूल्हा बनने गया है और इसकी इस बात पर नायरा मुंह बनाकर रह गई थी, क्योंकि वो उसे दूल्हा बनाने का इरादा रखती थी। वो तो कल ही रात ही से इसके कमरे में इसकी शेरवानी रख कर आई हुई थी। अच्छी खासी रस्में थी, अच्छा खासा पैसा बटोरने का इरादा था। काका और नायरा काका तो कल से शौक मना रही थी। आज भी बड़ी मुश्किल से तैयार करके कमरे से बाहर निकाला गया था, लेकिन नायरा की तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वो दूल्हा बनने चला गया था, मतलब वो जल्दी वापस नहीं आने वाला था। मेरी अभी बात हुई है इससे, वो कह रहा है कि आप लोग बारात लेकर निकले, मैं रास्ते में आपको ज्वाइन करता हूँ। बस हमने फ़ोन जेब में डालते हुए इन लोगों को मुजावर का पैगाम दिया था। अरे ये क्या तरीका हुआ? इस तरह से बारात नहीं निकलती, पहले नजर उतारी जाती है, सदका दिया जाता है, पर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है।
माँ बेगम ने इन्हें समझाते हुए कहा था। जी माँ बेगम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो जिस सैलून में गया है वहाँ पहले ही 2-3 दूल्हे मौजूद हैं, इसलिए इसे काफ़ी वक्त लग जाएगा और कह रहा है कि वो रास्ते में ज्वाइन कर लेगा। और फिर आप ये भी तो देखें, मामू का घर इतना ज़्यादा दूर है ही नहीं, पहुँचते पहुँचते हमें भी टाइम लग जाएगा। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेगा हम वहाँ पर इसका सदका भी उतार देंगे और दुआई खैर भी कर देंगे। बरसम ने मामले को लटकाने के बजाय बाहर गिला दी तो इसके पीछे ही भारत भी नायरा और काका को इशारा करता निकला था। कल से जिन्नत को फिर से दर्द होने लगा था। अगर भारत का जाना जरूरी न होता तो यकीन आज वो इसके करीब से हिलने भी नहीं वाला था। इन सब के बाहर निकलने पर माँ बेगम भी मजबूर हो गई थी इनके साथ आने पर। हालांकि इनका दिल नहीं मान रहा था वो दूल्हे के बगैर बारात घर से निकालने का। असीर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी शाबिर खुद इसे जयान के घर छोड़कर आया था। रुखा की तैयारी हो रही थी, ब्यूटिशियन सुबह सुबह से तैयार करने जा चुकी थी। माँ जी, आप आसिर के पास ही रहिएगा, मैं घर जा रहा हूँ और बाज के साथ गाड़ी में आएगी। अभी मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। फंक्शन खत्म होते मैं इसे किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। और रूम से निकलते हुए बोला था, जबकि आसिर तो आते ही अपने भाई के पीछे लग गई थी। शाबिर को अभी फ़ोन आया था कि परिवेश और आताश हवेली पहुँचने वाले हैं। वन के आने से पहले वहाँ वहाँ पहुँचना चाहता था। बेटा तुम जाओ, मैं समझ सकती हूँ। हवेली तो मेहमानों से बड़ी हुई होगी, इसके बावजूद भी तुम खुद मेरी असर को यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। बहुत अच्छा लगता है जब तुम इसका ख्याल रखते हो। अल्लाह मेरी असर की गोल जल्द भर दे। उन्होंने दिल से दुआ दी तो शाबिर के लबों से बेसाख्ता आमीन निकला था। आसिर की इन दिनों जिस तरह से तबीयत खराब थी वो प्रेगनेंसी तो नहीं लगती थी, लेकिन एक दिन जब शकीला ने इसे कहा था कि शायद आसिर प्रेग्नेंट है, इस दिन वो मचल उठा था। इस खबर को सुनकर आसिर घर छोड़कर चली गई थी और आसिर को वापस लाकर इसने डॉक्टर से चेकअप करवाया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में अपने बच्चे से कहीं ज़्यादा इसके दिल में आसिर को खुश करने की ख्वाहिश जागी थी। आसिर को खुश करना ही इसकी खुशी बन गया था। इसकी मोहब्बत हर चीज़ पर हावी हो गई थी। वो बस चाहता था कि आसिर इसे कबूल कर ले, अपनी मासी को भुलाकर इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। और अब इसे आसिर की तरफ से किसी इकरार का इंतजार नहीं था। इसकी आंखों में अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत वो देख चुका था, कबूल करे या ना करे, लेकिन वो जान चुका था कि अब आसिर सारी जिंदगी से तरसाए कभी अपने मुंह से इसके लिए मोहब्बत पर अल्फाज न कहे, कभी इसे अपनी मोहब्बत का इकरार न करे। वो जान चुका था कि वो आसिर के लिए क्या है। वैसे भी आसिर का हक बनता था, जो शाबिर के साथ कर चुका था, इसके बाद वो इसके साथ ही इसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी। अपनी मोहब्बत में इजहार ही तो सब कुछ नहीं होता ना। बस खामोश मोहब्बत इन दोनों के बीच कायम हो चुकी थी। शाबिर के लिए वही खामोश मोहब्बत ही इसकी सब कुछ थी। आसिर के हर अंदाज से पता चलता था कि शाबिर इसके लिए कितना खास है। वो शाबिर की नज़र खुद से आगे भटकने नहीं देती, जिसकी परमानेंस इसकी प्रोसेसनेस इसे बताती थी कि वो इसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। इसे लफ्ज़ों की सहारे की ज़रूरत ना थी। इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत वो पड़ चुका था। बारात निकले तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। वो लोग सारा के घर पहुंचने वाले थे और मुजावर का अब तक कहीं कोई अता पता नहीं था। आखिर ये लड़का अब तक क्यों नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। बस हम फ़ोन तो करो, इससे कुछ पता तो चले कि इसके बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है, अब तक इसको आ जाना चाहिए था। माँ बेगम का परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। इनकी बारात काफ़ी बड़ी थी, गाँव के काफ़ी सारे लोग बारात में शामिल थे। ऐसे में दूल्हे का कोई अता पता ना होना ये कोई मामूली बात ना थी। बारात में मौजूद काफ़ी सारे लोगों को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि मुजावर इनके साथ नहीं है। माँ बेगम, मसलसल फ़ोन कर रहा हूँ, वारद तो हमसे अलग भी हो गया है। इसको लेने के लिए शहर के रास्ते पर जा चुका है, ना जाने वो कहाँ रह गया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो परेशानी से बोला था। बरसम को अब इस पर शक होने लगा था। वो इतना सीधा हरगिज़ नहीं था जितना माँ बेगम से समझ रही थी। वो शुरू से ही अपनी चीज़ों के लिए बेहद प्रोसेसिव था प्रोसेसिव था। अपनी मोहब्बत को छोड़कर किसी और से शादी करना इसके लिए आसान हरगिज़ नहीं था। इसे डर था कि इसने कोई और प्लान न बनाकर रखा हो, और अगर ऐसा कुछ था तो इनके लिए मसला बन सकता था। वो मुसलसल इसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुजावर का तो नंबर भी अब ऑफ जाने लगा था। जब इसने वारिद को कॉल करने की शुरू की तो 2 दफ़ा वारिद को कॉल लगी थी। इस दफ़ा वारिद का भी नंबर बंद हो गया था। शिट, ये ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इन लोगों ने कोई ना कोई प्लान बनाकर रखा है। इसने बेहद कम आवाज़ में कहा था। इसके साथ आके बड़े अब्बा बैठे थे, जबकि पिछली सीट पर बाबा और माँ बेगम थी, और वो अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर सकता था। आप ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस मामले में मैं आपकी मदद कैसे करूँ, आप ये बताएं ना। मैं इतना अर्जेंट आपका टिकट कैसे बुक करवा सकती हूँ, और फिर आपको लगता है इसके घर के लोग आपको यहाँ से जाने देंगे? आप प्रेग्नेंट हैं और फ़ोन पर आप मुझसे कह रही थी कि ये बच्चा किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन घर वालों को देखो तो लगता है ये बच्चा इन सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बसम भाई के लिए। वो किस तरह आपके लिए सुबह कमरे में नाश्ता भेज रहे थे। हर चीज़ खुद उन्होंने चेक की थी। कुछ गलत सलत ना खा लें आप। रात को जो वो मेडिसिन आपको दे रहे थे, वो भी वहाँ पर सोफे पर बैठे एक एक चेक कर रहे थे कि कहीं इसमें से कुछ ऐसा ना हो जो इनके बच्चे के लिए खतरनाक हो। मैंने खुद देखा है। जब ताई अम्मा ने इनसे पूछा था कि वो क्या चेक कर रहे हैं, उन्होंने बताया था कि वो चेक कर रहे हैं कि कहीं वो मेडिसिन बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर ना डाले, या फिर वो आपके लिए कुछ गलत ना साबित हो। मुझे तो लगता है वो बच्चे की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। सब दिखावा है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है इस शख्स को मुझसे, सिर्फ ड्रामे ही ये सब कुछ, सिर्फ सबको दिखाने के लिए। इसे मेरे और मेरे बच्चे की कितनी परवाह है। ये देखो मेरी गर्दन कितने जोर से दबाई है, मरते मरते बची हूँ मैं। इसने अपना दुपट्टा गले से निकालते इसे अपनी गर्दन दिखाई थी, जहाँ उंगलियों के निशान वासिया थे। उंगलियों के ही नहीं बल्कि एक उंगली में अंगूठी का निशान भी वासिया था। वो बेख्तियार इसकी गर्दन पर हाथ रखकर चेक करने लगी थी। साफ पता चल रहा था कि किसने बेहद शिद्दत से इसकी गर्दन दबाई है। ये देखो मेरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान, मेरी आंख का किनारा फट गया था। देखो मेरे होंठ फट गए। मैं तुम्हें अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा दिखाऊं? नूरम, इसने पूरे जिस्म पर ऐसे निशान छोड़े हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे साथ कैसा सलूक होता
कैसा सलूक करता है। अब वो कहते कहते बुरी तरह से रो दी थी, जबकि इसके आंसू पर नूरम का दिल बुरी तरह से तड़पा था। आप ही प्लीज़ खुदा के लिए आप इस तरह से न रोएं, मैं आपकी मदद करूंगी, आपको इस हवेली से बाहर निकालने में मैं आपका पूरा साथ दूंगी, लेकिन ये मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो नूरम, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैं रात के अंधेरे में इस घर से निकलकर सीधी एयरपोर्ट पहुंचूंगी, तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। तुम्हारी परसों सुबह की फ्लाइट है, यानी कि वलीमे से अगले दिन तुम भी इंग्लैंड आ जाना, मैं वहीं पर तुमसे मिलूंगी। और फिर इस बच्चे का क्या, आप ही कहीं आप इस बच्चे को मारने का इरादा तो नहीं रखती? देखिए आप, ऑफ कोर्स चंदा नहीं, मैं अपने बच्चे को क्यों खत्म करूंगी, मैं तुम्हें हर किसी को नकार नहीं होने दूंगी, मुझे बस यहाँ से निकलना है। फिर बरसम को मैं एहसास दिलाऊंगी कि इसने क्या खोया है। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए ज़रूर तड़पेगा, वो इसकी तरफ ही इसे मेरी तरफ आने पर मजबूर करेगी। क्या मतलब, आप वहाँ जाकर बसम भाई पर केस करके तलाक नहीं लेंगी? इसने हैरानगी से पूछा। तो वो बसम से अलग की चाहती थी। कोई अपनी मोहब्बत के बगैर जी सकता है क्या? बसम शाह मेरी मोहब्बत है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, इसे अपने पास बुलाऊंगी हमेशा के लिए। यहाँ जो कुछ मेरे साथ होता है ना, वो सब कुछ इसके घर वालों के कहने की वजह से होता है। इसकी माँ जो इसकी हवेली की मालकिन बनी घूमती है, इसकी चाची और यहाँ इसके असूल पसंद लोग, ये सब कुछ वही लोग करवाते हैं जो मुझे मारता पीटता है। मेरे साथ जो जुल्म की ज्यादतियाँ करता है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इनके खानदान की वजह से मेरे साथ होता है। मैं जानती हूँ बरसम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने घर वालों की वजह से वो मेरे हक में बोल नहीं सकता। आखिर अपनी माँ के खिलाफ कैसे जाए वो? इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी कि बरसम हमेशा के लिए मेरा हो जाए। इस घर में रहते हुए मैं कभी बरसम को अपना नहीं बना सकूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। औलाद का क्या है, आगे जाकर औलाद फिर हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन बरसम को मैं यहाँ से निकाल कर रहूँगी। जब तक वो इस हवेली में रहेगा, इस गाँव का सरपंच बनने के बारे में सोचता रहेगा। वो कभी मेरे या अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकेगा। इसकी ज़िंदगी में इन हवेली वालों के अलावा ये गांव वाले भी हैं। मैं किस का मुकाबला करूं नूरम? इस गांव का मालिक बनने के जुनून ने से इसकी असल ज़िंदगी छीन ली है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहता, इसलिए ये गांव ही इसका सब कुछ है, ये हवेली इसके लोग ही इसके लिए सब कुछ हैं। मैं बहुत बाद में कहीं आती हूँ, इसे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं इसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती हूँ। मुझे इससे दूर जाना होगा। बस ये देखते हुए कह रही थी, जबकि नूरम को इसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बरसम से अलग भी नहीं होना चाहती थी, लेकिन इसे दूर भी जाना चाहती थी। आप एक नाकदरे इंसान के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करने की? कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की। आपके पास आपका बच्चा है, यह बच्चा कल आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर साबित होगा। इसके होते हुए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऐसे इंसान का इंतज़ार क्यों करेंगी जो आज आपकी कदर नहीं करता, जो आज आपके हक में आवाज़ नहीं उठाता, वो कल भी नहीं उठाएगा। नूरम की बात गलत लगी थी, तभी इसे समझाते हुए बोली थी, नहीं नूरम, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो, तुम बहुत छोटी हो, इन सब चीज़ों को समझने के लिए अपनी मोहब्बत को कोई नहीं छोड़ सकता। और फिर बरसम शाह इस पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत मर्द है, और इसके साथ इस खानदान की सबसे खूबसूरत औरत ही सजती है। वो अजीब से अंदाज में बोली थी, क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का, आप ही जब दिल में इतनी गंदगी हो, चेहरे पर कितना ही नूर क्यों हो, फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंसान का दिल बुरा हो। मुझे अफसोस है कि बच्चन भाई को खुदा ने सिर्फ हुस्न से नवाजा है। खैर मैं आपकी टिकट बुक करवाती हूँ, कैसे भी करके वलीमे से पहले आपको किसी को भी पता चले बगैर इस हवेली से निकलवाऊंगी। और जैसे खुद से ऐद कर रही थी, जबकि इसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। ये लड़की हमेशा इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी, और इस वक्त भी वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। हमेशा की तरह वो इसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी, और वो बेचारी इस्तेमाल हो भी रही थी। हाँ, ये हकीकत थी कि वो बरसम को छोड़ने वाली नहीं थी, कभी भी नहीं, किसी हाल में भी नहीं। यहाँ से चले जाने के बाद भी वो बरसम से ना तो कभी तलाक लेने वाली थी, और ना ही हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ने वाली थी। बस इसे अपने पास लाने के लिए इसने बीच का रास्ता इख्तियार किया था। बस अब नूरम इसके मुताबिक काम कर ले। नूरम तेज तराज नहीं थी, इसे चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग जाता था, और फिर जिस तरह वो इसे अपनी बातों में फुसला रही थी, इसे यकीन था नूरम इसी तरह इसके काबू में आ सकती है। वो लोग सारा के घर पर पहुंच चुके थे। यहाँ इन लोगों का बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था। सारा की बहनें और कजन्स रस्म करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन यहाँ तो दूल्हा ही नहीं था, वो रस्म किसके साथ करती? वो लोग अच्छे खासे शर्मिंदा हो रहे थे जब बज़म ने आगे बढ़ते हुए रस्म के मुताबिक इन लोगों को कुछ रकम दी थी। इन सबको मर्दान खाने की तरफ लेकर जाया जा रहा था, जहाँ निकाह होना था। मौलवी साहब पहले ही वहाँ पर मौजूद थे, जबकि और भी बहुत सारे लोग थे। पूरा मर्दान खाना मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में दूल्हे का वहाँ मौजूद ना होना सबको परेशान कर रहा था। दूल्हा कौन है? एक आदमी देखा सबको बैठकर सवाल एक आदमी ने सबको देख दूल्हा कौन है? एक आदमी ने सबको बैठे देखकर सवाल किया था। ये वो रास्ते में है, आ रहा है, बज़म ने जवाब देते वही अपनी जगह संभाली थी। बज़म शाह, आप गांव के अगले सरदार बनने वाले हैं ना, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत तारीफ सुनी है आपकी, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। एक आदमी ने इन सबको देखते हुए मौसू बतला था, जबकि वो हल्का सा मुस्कुरा कर इससे बातों में मसरूफ हो गया था। सब लोग ही अपनी अपनी जगह पर परेशान थे। मुजावर कब तक आता कोई अता पता नहीं था, ना इसका नंबर लग रहा था, ना ही भारत काल उठा रहा था, और वक्त तेजी से गुजर रहा था, बल्कि अब तो इन्हें यहाँ बैठे बैठे भी 1.5 घंटा गुजर चुका था। हेलो ख्वाहिश, कैसी हो तुम? यार सुना है तुम्हारा निकाह था कल, तुम्हारी क्लास फेलो ने बताया मुझे। मैंने सोचा तुम्हारा निकाह कब कैसे हो सकता है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारी क्लास फेलो कह रही थी कि सच में तुम्हारा निकाह है। वो लोग कल तुम्हारा निकाह अटेंड करने जा रही थी।
वो इसकी कॉलेज फेलोज़ थी जो इसके पास आकर बैठ गई थी। नायरा इसके पास बैठी बातें कर रही थी। कल से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अपने निकाह के बारे में ना तो वो कोई बात करना चाहती थी और ना ही कुछ सुनना चाहती थी। लेकिन वो लड़कियाँ आकर इससे बात करने लगी थी। ये सच है, कल इसका निकाह हुआ था। नायरा ने काका की तरफ से कोई जवाब ना पाते हुए खुद ही लड़की को जवाब दे दिया था, वरना बेकार में किसी को कुछ भी सोचने का मौका मिल जाता। लेकिन बहुत जल्दी नहीं करवा दिया इसका निकाह। अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई। किससे हुआ है इसका निकाह? फैमिली में कोई है या आउट ऑफ फैमिली? वो लड़की फजूल में ही मजीद सवाल का जवाब करने लगी थी। जी फैमिली में ही हुआ है। मेरे भाई, नायरा ने फ़ौरन जवाब दिया था। आपके भाई तो बरज़म और यरमान हैं, वो तो शादी में आए हुए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन्हें बाहर देखा था। वो लड़की ने देखते हुए बोली तो नायरा को एहसास हुआ कि वो बहुत अच्छे से इनको जानती है। जी यरमान अक्का के साथ निकाह हुआ है, नायरा ने आहिस्ता से जवाब दिया था। ओह, अब समझ में आया। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस की जाती थी। मैं तो इतने सालों से ये सोचती रही कि अरमान काका का सगा भाई है, कभी लगा ही नहीं कि ये कजन्स हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकले। लड़की शरारत से बोली थी, जबकि इसका ये अंदाज काका को जहर लगा था। वो अगले ही लम्हे इसके करीब से उठकर बाहर निकल गई थी। और ये लड़की तो अभी से शर्माने लगी। इस लड़की ने पीछे से लपक मार दिया था, जबकि इसका अंदाज काका को बुरा लगा था। ये अरमान जो मुजावर या फिर भारत का नंबर मिला था, बाहर की तरफ निकला था। काका को अकेले गाड़ियों की तरफ जाते देखकर परेशानी से इसकी तरफ कदम बढ़ाता इसके पीछे गया था। वो वैसे भी कल से इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे मौका ही नहीं मिल रहा था। ये अच्छा मौका था इसे बात करने का। ये क्या, इतना वक्त गुजर चुका है, अब तक मुजावर क्यों नहीं आया? इसका नंबर लग रहा है, आप पता करवाइए ना आपा, मुझे परेशानी होने लगी है। अब तक क्यों नहीं आया? मेरी बच्ची इंतजार कर रही है। मामू परेशानी से बोले थे, जबकि परेशान तो माँ बेगम भी हो गई थी। तुम फिक्र मत करो रहमान, मैं पता करवाती हूँ। वही ने दिलासा देते हुए कहने लगी थी। मुझे नहीं लगता मुजावर आएगा। हम शर्मिंदा है मामू, ये शादी मुजावर की मर्जी के खिलाफ हो रही थी। माँ बेगम ने इसे इमोशनली अपने प्यार और रिश्ते का वास्ता देकर इसे मजबूर किया था। वैसे वक्त तो मान गया था, लेकिन बाद में शायद इसे एहसास हुआ होगा कि वो सिर्फ अपने साथ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा, इसलिए वो नहीं आया। लेकिन अपने बचपन में वह लोगों के साथ बहुत गलत कर चुका है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बसम ने अब की तरफ इन्हें कोई झूठा सहारा नहीं दिया था। बसम बेटा, कि तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी दुल्हन बनी हुई है। कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? कौन इसे शादी करेगा? मेरी बेटी का दूल्हा बनेगा कौन? पूरा गांव इनवाइटेड है शादी पर। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं चाचू, नहीं चाचू, सारा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। मैं हूं ना, मैं सारा का हाथ थामूंगा। मैं इसे एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मैं सारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे पापा की गलती है जिन्होंने हमारे मामूली हालात देखते हुए आप लोगों से रिश्ते की बात नहीं की। मैंने बार बार अपने घर वालों को यहाँ भेजने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा इनकी तरफ से इनकार हुआ था। इसलिए मैं मजबूर होकर मुजावर भाई के पास चला गया। मुजावर भाई को बता दिया कि मैं सारा से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मुझे लगता है मुजावर भाई यहाँ इसी वजह से नहीं आए। सामने खड़ा इरसलान ने देखते हुए तफसील बताने लगा था, जो सारा के सके तया का बेटा था, लेकिन इन लोगों की माली हालात सारा के बाबा जैसे हरगिज नहीं थे। इसी वजह से इसके बाबा अपने ही सके भाई के घर रिश्ता लाते हुए शर्मिंदा हो रहे थे। ऐसा कुछ था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मेरा अपना सका भाई मेरे घर रिश्ता लेकर आता तो मैं अपनी बेटी को दूसरे किसी घर में देने के बारे में क्यों सोचता? मामू तो अच्छा खासा गुस्सा हो गए थे। दरवाजे पर खड़े अपने भाई को शर्मिंदगी से सर झुकाए देखकर उन्हें अफसोस हो रहा था। सिर्फ माली हालात की वजह से वो अपनी ही बेटी का रिश्ता लेने ना आए थे। देर तो अभी भी नहीं हुई मामू। बड़े मामू रिश्ता चाहते हैं, आप रिश्ता दे दें। मुजावर नहीं आएगा। अपने बाप के न मानने की वजह से इरसलान ने इस बात का जिक्र मुजावर के सामने किया था। मुजावर ने खुद अपने कदम पीछे हटा लिए थे। बस मामू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जबकि माँ बेगम ये सोचकर परेशान हो गई थी कि उन्होंने अपने भतीजे के लिए नहीं बल्कि मुजावर के लिए सोचा। इरसलान ने कितनी दफ़ा इन्हें फ़ोन किया था, वो इनसे जरूरी बात करना चाहता है। उन्होंने यह कहकर डाल दिया कि शादी के बाद सारी बातें करेंगे। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हो सकता है कोई बड़ी वजह हो जिसकी वजह से इरसलान बार बार इन्हें कॉल कर रहा है। वो तो मुजावर की शादी की खुशी में हर चीज़ को नजरअंदाज किए हुए थी। मुझे शादी पर कोई इतराज़ नहीं है। अगर इरसलान और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं भी यही चाहूँगी कि इन दोनों की शादी हो जाए। मुजावर ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर वो मुझे बता देता तो मैं इसके फैसले पर इसका साथ ज़रूर देती, लेकिन देर तो अब भी नहीं हुई। आप लोग सारा से इस दफ़ा इसकी मर्ज़ी पूछ लें। मैं नहीं चाहती कि बच्चे के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो। माँ बेगम जैसे मसला ही हल कर दिया था, और मामू खुद ही इसकी मर्जी जाने के लिए इसके कमरे में गए थे। थोड़ी देर के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वापस आई। इनकी बेटी को इनके फैसले पर कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि मुजावर से कहीं ज़्यादा वो इस्लान के साथ रिश्ता तय होने पर खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में इस्लान और सारा का निकाह करवा दिया गया था, और अब इन्हें एक साथ बिठाकर थोड़ी बहुत रस्में अदा की जा रही थी। कुछ लोग बातें बना रहे थे, कुछ लोग मामले से अनजान अपनी ही बातों में मसरूफ थे। चले, एक मसले का तो हल हो गया, लेकिन एक मसला हल होना अभी रहता है। कल वलीमे का क्या करेंगे? बहुत बड़े पैमाने पर वलीमा करवाया जा रहा है। पापा ने परेशानी से कहा था। कल वलीमे पर बहुत बड़ी तकरीब रखी गई थी। पूरे गाँव के साथ साथ गाँव की बड़ी बड़ी शख्सियत को भी बुलाया गया था। यहाँ तक कि आसपास के गाँव के सरदार भी इन्वाइटेड थे। इसका हल भी है हमारे पास, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बड़े अब्बा ने कुछ सोचते हुए कहा था, जबकि इनकी बात पर सब लोग ही खामोश हो गए थे। अपना जाने बड़े अब्बा ने क्या फैसला किया था।